हाय एवरीवन, तो हम लोग मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, इंटरनेशनल रिलेशंस का कर चुके हैं, इकोनॉमी वाला सेक्शन भी पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सिक्योरिटी, जिसमें हमारे पास 4 ही टॉपिक है मेन। इंटरपोल, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है, फिर टेली कम्युनिकेशन वाला स्कीम है, और बाकी ये छोटी मोटी न्यूज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ना, यह आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप यहाँ पे जितने टॉपिक्स पढ़ोगे ना, इनको आपको खुद से मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो के एंड में ना आप लोगों को मेंस के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ, जिनके आंसर्स आप लोग करो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और ऑब्वियसली हर बार की तरह हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, और अगर मुझे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, वैसे मुझे तो मिला नहीं, पर अगर कोई मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही उसको अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिक्योरिटी, ऐसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और मुझे पता है कि हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में 2-3 टॉपिक नहीं किए हैं, और इकोनॉमी में भी 2-3 टॉपिक नहीं किए हैं। तो मैं आप बता रही हूँ वो कब कराऊंगी मैं आपको। एनवायरनमेंट में भी शायद ना करा पाऊँ, मैं इसमें कराऊंगी। सोशल इशूज़ वाला जब हम लोग करेंगे ना, इसमें देख लो 2 ही 3 टॉपिक है, छोटे छोटे से हैं, तो यह हार्डली 1 घंटे की भी वीडियो इसमें नहीं बनेगी। तो इसमें मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी में जो टॉपिक्स रह गए हैं ना, उसको कवर करा दूंगी। आज हम लोग करने वाले हैं सिक्योरिटी, और वीडियो का लास्ट बिल्कुल मत छोड़ना, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इंटरपोल पढ़ लिया है और मैंने उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्योंकि प्री में आपका करंट अफेयर्स आते हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स आपके किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं, और स्पेशली जो आपका सिक्योरिटी वाला है ना, ये मैं बताऊं, इसमें जितने मिसाइल्स के नेम आप लोग पढ़ने वाले हो, जो भी चीज़ें एक्ट वगैरह पढ़ने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज़ से। लेकिन सिक्योरिटी एज अ टॉपिक ये आपके मेन्स के लिए है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना, वीडियो के एंड में आपको प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ ही आपको मेन्स के लिए भी क्वेश्चन मैं कुछ प्रोवाइड कर दूंगी इन्हीं टॉपिक से, जिसके आंसर आपको खुद से लिखने हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल ना, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो। मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने इंडिया में क्राइम कर दिया है और वो भाग के किसी दूसरी कंट्री चला गया है। क्लियर है ये चीज़? जब तक वो यहाँ से निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मतलब हमें पता नहीं था कि वो क्रिमिनल है, इसलिए वो इंडिया से निकल गया। अब हुआ ये, जब वो निकल गया इंडिया से, तब हमें पता चला कि अच्छा ये क्रिमिनल है और ये भाग के फॉर एग्जांपल लंदन चला गया है, ठीक है। या इसका उल्टा भी मान लो कि किसी और कंट्री में क्राइम कमिट किया है किसी ने, और वो इंडिया में आ गया है भाग के, ठीक है। अब ऐसे केसेस में ना ये नहीं हो सकता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जाए लंदन, वहाँ से उसको पकड़ के लेके आए। नहीं, हमें बहुत सारी परमिशंस चाहिए, वीज़ाज चाहिए, XYZ, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इतना ईजी नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई इंडिया आ गया है, वही पूरा लीगल प्रोसीजर्स से होकर गुजरना पड़ेगा अगर उस बंदे को पकड़ना है तो। क्लियर है? तो ये काम ना पहले काफ़ी होता था, जब तक इंटरपोल एग्जिस्ट नहीं करता था। अब यहाँ पे इंटरपोल क्या काम करता है, देखो। इंटरपोल को समझने के लिए इधर देखो, जैसे ये आपका इंटरपोल है और ये इंडिया है, और ये आपका किसी ने इंडिया में क्राइम कमिट कर दिया है और वो लंदन चला गया है। क्लियर है चीज़? अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो इंटरपोल को कनेक्ट करेगी और इंटरपोल को बताएगी कि देखो ये क्रिमिनल है और इसने ये क्राइम कमिट किया है और ये भाग के लंदन चला गया है, हमारे पास ये प्रूफ्स हैं। क्लियर है ये चीज़? अब इंटरपोल क्या करेगी, लंदन के गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि आपके यहाँ एक इंसान है जिसने इंडिया में एक क्राइम कमिट किया है और वो आपकी कंट्री में आ गया है रहने के लिए। फिर यहाँ पे अब क्या होगा, लंदन की जो पुलिस फोर्स है वो उसको ढूंढेंगी, उसको पकड़ेंगी और इंडिया को हैंड ओवर करेगी। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीगल प्रोसीजर से हमें होके गुजरना पड़ता, उतना नहीं करना पड़ेगा, और स्टेप्स काफ़ी ईजी है। हमारे बदले जो लंदन की पुलिस है वो उस क्रिमिनल को अब ढूंढेगी लंदन में। क्लियर है ये चीज़? तो यही है, इंटरपोल यहाँ पे इसी काम आता है। एक तरीके से मीडियोकर है, जो अगर किसी इंसान ने एक कंट्री में क्राइम कमिट कर दिया और एक कंट्री में क्राइम कमिट करने के बाद वो दूसरी कंट्री भाग गया, मान लो लंदन चला गया, फिर लंदन से कहीं और चला गया, फिर वहाँ से कहीं और चला गया, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था पहले के टाइम में किसी एक कंट्री के लिए उस क्रिमिनल को पकड़ना। तो इसीलिए इंटरपोल को हमने स्टैब्लिश किया। इंटरपोल क्या करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ से वो बात कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कौन सा क्रिमिनल है उसको कैसे पकड़ना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? और बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है, तो वो आपका इंटरपोल है। बाकी इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ये देखते हैं। तो इंटरपोल issued its first silver notice in 52 country pilot including India and Ministry of Home Affairs also launched भारतपोल पोर्टल to seamlessly connect with Interpol। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है भारतपोल पोर्टल लॉन्च हुआ है और दूसरा है इंटरपोल ने फर्स्ट सिल्वर नोटिस इशू किया है। अब इसको समझने से पहले हमको इंटरपोल को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे
अबाउट इंटरपोल। तो इंटरपोल स्टार्ट कैसे हुआ था, तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी 1923 में वियना में। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी डिफरेंट कंट्रीज़ के पुलिस फोर्सेस के बीच में। क्लियर है ये चीज़। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। पहले क्या होता था ना, किसी ने अगर क्राइम कमिट किया इंडिया में, इंडिया से चाइना चला गया, चाइना से कहीं और चला गया, वहाँ से कहीं और चला गया, तो वो फरार हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम लोग अब नहीं पकड़ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इस प्रॉब्लम से सारी कंट्रीज जूझ रही थी, सबकी कॉमन प्रॉब्लम थी। तो उनको लगा अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जो हम सबके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और वो मीटिंग कौन सी थी जिसमें ये डिस्कशन हो रहा था, वो था इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस। तो ये सेकंड मीटिंग थी इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस की। इसमें ये डिफरेंट कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये लोग एक आइडिया पे आए कि क्यों ना एक बॉडी स्टैब्लिश की जाए इंटरनेशनली जो इसी प्रॉब्लम से डील करेगी। यानी कि कोई क्रिमिनल है, इंडिया से भाग के किसी और कंट्री चला गया है, वहाँ की कंट्री की पुलिस फिर उसको पकड़ने में हेल्प करेगी और इंडिया को हैंड ओवर करेगी। क्लियर है ये चीज़। और वाइस वर्सा, अगर इंडिया में है तो इंडिया उसको हैंड ओवर करेगा। तो ये सारी चीज़ करने के लिए ना एक बॉडी स्टैब्लिश करते हैं। तो 1923 में डिस्कशन हुआ और 1923 में एक बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो ये जो बॉडी है ना, ये आप ऐसे मान लो पहला स्टेप था, ये नींव रखी गई थी इंटरपोल की। क्लियर है। तो इंटरपोल बनने से पहले क्या था आपका, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, इस बॉडी को स्टैब्लिश कर दिया गया। किस्सा खत्म, बस हो गया, आप कुछ नहीं। इसके बाद क्या होता है, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की 25th मीटिंग होती है। क्लियर है ये चीज़। कहाँ पे होती है ये 25th मीटिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1956 एट इट्स 25th जनरल असेंबली। तो इसकी जब 25th मीटिंग थी इस वाली बॉडी की 1956 में, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इंटरपोल जो ये नाम था ना इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, इसका नाम चेंज करके इंटरपोल कर देते हैं। क्लियर है चीज़। तो यही आपका इंटरपोल था जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। और उसके बाद इसका मतलब पूरा एक रूल्स रेगुलेशन, अगर कोई कंट्रीज इंटरपोल का पार्ट बनना चाहती है वो किस तरीके से बन सकती है, कैसे इंटरपोल काम करेगा, पूरा रूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें इस 25th मीटिंग में डिसाइड की गई। पूरा स्ट्रक्चर इंटरपोल का डिसाइड किया गया और इंटरपोल का नाम मतलब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का नाम चेंज करके इंटरपोल कर दिया गया। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद हमारी इंटरपोल स्टैब्लिश हो गई और जब इंटरपोल स्टैब्लिश हो गई ना, अब इंटरपोल काम कैसे करता है इसको समझते हैं। तो पहले ये देखो मेंबर्स कौन कौन है, तो 196 कंट्रीज़ हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स क्या होता है, फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब होता है जब से ये बॉडी शुरू हुई है ना तब से इसके साथ एसोसिएटेड है, तब से इसके मेंबर है, तब से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया भी उनमें से एक है। क्लियर है ये चीज़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिस इज़ ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है तो यू शुड नो मेंबर्स एंड सेकेंड थिंग इज हेडक्वार्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, लियो फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारा जो ये इंटरपोल है ना, ये इंटरपोल काम कैसे करता है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे मैंने ये बताया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इंटरमीडिएरी की तरह मीडियम की तरह काम करता है ये। तो ये है क्या, तो ये जो इंटरपोल है ना आपका, ये इंटरपोल कोई पुलिस फोर्स नहीं है जिसके एजेंट्स जाके किसी को अरेस्ट कर सकते हैं कि इंडिया से कोई क्रिमिनल भाग गया लंदन, इंटरपोल को कनेक्ट किया, इंटरपोल के एजेंट्स उसको पकड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 196 मेंबर कंट्रीज़ की पुलिस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल क्राइम से लड़ने के लिए। समझ में आ गया। तो इसको ना हम लोग एक ग्लोबल नेटवर्क समझ सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये 3 तरीके से काम करता है इंटरपोल। किस तरीके से काम करता है, 3 तरीके से। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो पहला तरीका जो है जिससे आपका इंटरपोल काम करता है वो है सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये आगे भी पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये इंटरपोल का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये एक सिक्योर ऑनलाइन सिस्टम है जो सारे मेंबर कंट्रीज़ के पुलिस को डायरेक्टली और क्विकली कम्युनिकेट करने देता है। इसके थ्रू वो क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन, डेटा, अलर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं रियल टाइम में। तो एक तरीके से मान लो आप लोग कि ये जो जितने भी कंट्रीज़ के जो पुलिस ऑफिसर्स है ना, उनका प्राइवेट नेटवर्क है जो पूरी कंट्री में फैला हुआ है। क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, ग्लोबल डेटाबेस।
ठीक है। तो ग्लोबल डेटाबेस का मतलब क्या है, तो इंटरपोल बहुत सारे सेंट्रल डेटाबेसेस मेंटेन करता है जिसमें क्रिमिनल्स, स्टोलन प्रॉपर्टी जैसे पेंटिंग, गाड़ी वगैरह अगर चोरी हो गई है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए प्रोफाइल्स और भी बहुत सारी क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये डेटाबेस मेंबर कंट्रीज़ के लिए 24/7 अवेलेबल होता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर सके, इन्फॉर्मेशन दे सके, इन्फॉर्मेशन ले सके, जो भी उनके लिए हेल्पफुल हो जिस तरीके से हो इस डेटाबेस का यूज़ कर सके। और तीसरा होता है विच इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है आपका प्री का क्वेश्चन इसी से बनेगा, जो कि है नोटिस और अलर्ट्स। अब ये क्या होता है नोटिस और अलर्ट्स, तो इंटरपोल ना डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेशनल नोटिसेस इशू करता है ताकि मेंबर कंट्रीज़ को किसी स्पेसिफिक पर्सन या थ्रेट के बारे में अलर्ट किया जा सके। समझ में आ गया? अब वो क्या है देखो यहाँ पे, ये है वो नोटिसेस जो आपके इंटरपोल इशू करता है। पहला है आपका रेड नोटिस। रेड नोटिस क्या होता है, तो ये किसी वांटेड क्रिमिनल को लोकेट और अरेस्ट करने के लिए इशू किया जाता है ताकि उसको हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रायल के लिए भेज सके। क्लियर है ये चीज़? फिर दूसरा है हमारा ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस क्या है, ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है जो किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखता है। क्लियर है ये चीज़? तीसरा है हमारे पास ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस क्या है, ये उन लोगों के बारे में वार्निंग देता है जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं और वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है पर्पल नोटिस। तो ये नोटिस कब इशू होता है, जब पुलिस को ये जानना होता है कि क्रिमिनल्स कैसे क्राइम करते हैं, उनका वो क्या है, मतलब वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं अपने काम को, जैसे वो चोरी कैसे करते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं। इस नोटिस से मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को ये टेक्निक्स शेयर करती है ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये नोटिस उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिन पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी ने बैन लगाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ लोगों या ग्रुप्स पर बैन लगाती हैं अगर वो दुनिया की शांति और सुरक्षा वगैरह के लिए खतरा होते हैं। तो ये नोटिस सब मेंबर कंट्रीज को अलर्ट करते हैं ताकि इन लोगों से दूर रहा जाए। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद हमारे पास येलो नोटिस। तो ये नोटिस किस लिए होता है, ये मिसिंग पर्सनस को ढूंढने में हेल्प करता है और ज़्यादातर ये बच्चों के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहीं गुम हो गए, तो अगर कोई बच्चा गायब हो जाए और वो किसी दूसरी देश में हो सकता है, तो ये नोटिस बहुत काम आता है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस क्या होता है, जब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ मिलती हैं, मतलब ऐसी मतलब डेड बॉडीज़ हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो इस नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है ताकि पता चल सके ये कौन लोग थे, कहाँ कौन सी कंट्रीज से थे, अगर कोई कंट्री किसी इंसान को ढूंढ रही है कहीं उसकी तो नहीं है ये बॉडी, तो इस तरीके। फिर है हमारे पास ऑरेंज नोटिस। तो ऑरेंज नोटिस बहुत सीरियस होता है। ये इशू किया जाता है जब किसी सीरियस और बहुत बड़े खतरे के बारे में वार्न करना हो जो पब्लिक सेफ्टी के लिए तुरंत खतरा बन सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला हो या कोई बहुत डेंजरस क्रिमिनल भागा हो, इस तरीके का। फिर है हमारे पास सिल्वर नोटिस। अगर आपको याद हो, आपने अभी यहाँ पे वही पढ़ा है सिल्वर नोटिस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट टाइम इशू किया गया है। तो ये क्या है सिल्वर नोटिस, तो सिल्वर नोटिस ना, ये नोटिस अभी नया है, पायलट फेज़ में। पायलट फेज़ का मतलब होता है कि अभी ये सारी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में चल रहा है। इसका काम क्या है, ये क्रिमिनल एसेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रेस करने में हेल्प करता है। मतलब जो लोग क्राइम करके पैसा या प्रॉपर्टी बनाते हैं उनकी उस प्रॉपर्टी को ढूंढना और उसका पता लगाना ताकि उसको सीज किया जा सके। क्लियर है ये चीज़? तो ये है हमारे पास सिल्वर नोटिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने क्यों बोला कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आपसे मैच द फॉलोइंग आता है ना, मैच द करेक्ट पेयर, और उसमें आपसे आ जाएगा ये नोटिस आ जाएंगे, कलर आ जाएंगे, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस वगैरह वगैरह, और यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो इस तरीके से आपको ये सारे नोटिस पता होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो इन 3 तरीक़ों से आपका जो है इंटरपोल का ये सिस्टम है काम करने का। इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे आता है एनसीबी, नेशनल सेंटर ब्यूरो। तो मैं समझाती हूँ, इसको ध्यान से समझना। इंटरपोल कैसे काम करता है मैंने बताया आपको। अब अगर मुझे ये इंटरपोल के साथ बात करनी है तो इंडिया से कौन बात करेगा, इंडियन गवर्नमेंट कौन बात करेगा। मतलब ऐसे अगर आप सोचते हो कि इंटरपोल के साथ कोई कंट्री कनेक्टेड है तो कौन कनेक्टेड है उस कंट्री के बिहाफ पे, तो ये ना चीज़ बहुत ईजी है, समझो इसको ध्यान से। इंटरपोल का कानून क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरपोल का, वो ये कहता है हर कंट्री में एक होना चाहिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। क्लियर है? एनसीबी, वो एनसीबी बॉडी जो है वो इंटरपोल के साथ 24/7 कनेक्टेड रहेगी। क्लियर है ये चीज़? इंडिया में एनसीबी कौन है, इंडिया में सीबीआई है जो ये एनसीबी का काम करती है। क्लियर है ये चीज़? तो सीबीआई इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्ट करती है अगर कोई ऐसा क्रिमिनल, कोई भी ऐसा केस है जिससे इंडिया मतलब इंटरपोल को इंडिया की हेल्प चाहिए, इंडिया में कोई क्रिमिनल आ गया है या इंडिया को इंटरपोल की हेल्प चाहिए, किसी और कंट्री में क्रिमिनल चला गया है, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कौन करता है, इंडिया
के बिहाफ पे? CBI करता है। CBI क्या है? नेशनल कंट्रोल ब्यूरो। ये हर कंट्री में एक नेशनल कंट्रोल ब्यूरो होता है जो कि इंटरपोल के साथ आपका कनेक्टेड रहता है। क्लियर है ये चीज़? तो वही है, established by member countries as a point of access for Interpol affairs। क्लियर है? तो इंटरपोल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कौन बात करेगा, किस तरीके से बात करेगा, ये सारा कौन कनेक्ट करता है? एनसीबी कनेक्ट करता है। ये चीज़ लिखा हुआ है इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी मेंबर कंट्री होगी ना, उनको क्या करना पड़ेगा? एक वो बनाना पड़ेगा, एनसीबी एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो एनसीबी इंटरपोल के साथ कनेक्टेड रहेगी। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद है एनसीबी कनेक्ट्स विद द जनरल सेक्रेटेरिएट वाया इंटरपोल सिक्योर ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉल्ड I-24/7। ये ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये दिस इज, ठीक है। तो ये सिक्योर नेटवर्क है, इसके साथ कनेक्टेड रहता है। और सीबीआई क्या है? इंडिया की एनसीबी है जो कि इंटरपोल के साथ कनेक्ट करती है। क्लियर है ये चीज़? वेरी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडीज़। गवर्निंग बॉडीज़ का मतलब क्या है? इंटरपोल को चलाने वाली बॉडीज़। तो ये दो बॉडीज़ है, पहली है आपकी जनरल असेंबली और दूसरी है आपकी 13 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्लियर है? तो जनरल असेंबली ये समझ लो कि इंटरपोल की सबसे बड़ी मीटिंग है जिसमें सारे 196 कंट्रीज़ जो हैं 196 मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ये लोग साल में एक बार मिलते हैं, इंटरपोल की पॉलिसीज और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट होता है ना, वैसे ही ये इंटरपोल का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आते हैं हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्या करते हैं? ये थोड़ी छोटी बॉडी है जिसमें सिर्फ आपके 13 मेंबर्स होते हैं। इनका काम ये है कि जनरल असेंबली जो भी डिसीजंस लेती है, ये लोग देखते हैं कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जनरल सेक्रेटेरिएट के काम और एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करते हैं। इस कमेटी में एक प्रेसिडेंट भी होता है जो 4 साल के लिए चुना जाता है और ये कमेटी साल में 3 बार मिलती ही है। क्लियर है ये चीज़? तो ये था आपका गवर्निंग बॉडीज़ का पूरा किस्सा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। नोटिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। जो आपका इंटरपोल है कलर कोडेड नोटिस रिलीज़ करती है, और जैसे ना नोटिस रिलीज़ किया, मान लो कोई भी नोटिस, रेड नोटिस, तो ज़रूरी नहीं है कि रेड नोटिस उसने 196 मेंबर कंट्रीज़ के लिए रिलीज़ कर दिया। अभी जो ये सिल्वर नोटिस जो कि अभी पायलट फेज़ में है, ये सिर्फ 52 कंट्रीज़ में किया गया है। क्लियर है ये चीज़? इंक्लूडिंग इंडिया। तो वही बात है कि जिस कंट्री पे लगता है कि ये क्रिमिनल जो है चाइना भागा होगा या थाईलैंड भागा होगा या फिर कहीं भी ऐसे भागा होगा, तो फिर क्या करते हैं, वो नोटिस हो सकता है या तो पूरे 196 मेंबर कंट्रीज़ के लिए इशू होता हो, या तो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए, या तो कुछ कंट्रीज़ के लिए इशू कर दिया हो, 10, 12, 15, 20 इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़? तो अगर ये स्टेटमेंट आपके पास आता है कि क्या ये नोटिस हर कंट्री के लिए इशू करता है इंटरपोल, तो हर कंट्री के लिए तो करता है, पर ज़रूरी नहीं है जो नोटिस वो इशू कर रहा है, रेड नोटिस फॉर एग्जाम्पल, वो हर कंट्री के लिए कर देगा। जिस कंट्री पर लगता है इंटरपोल को खतरा है, मतलब यहाँ पे वो कुछ गड़बड़ है, उन कंट्रीज़ के लिए कर सकता है। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये था आपका पूरा नोटिस का सिलसिला। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, मैं समझाती हूँ आपको। तो इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस इशू किया है 52 कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग आपका इंडिया, और ये आपका पायलट फेज़ में है। पायलट फेज़ का मतलब क्या है? टेस्टिंग फेज़ में है आपका। अगर ये ठीक रहेगा तो फिर इसको, जैसे बाकी अदर नोटिस है ना, इसकी तरह भी इशू कर दिया जाएगा। तो ये आपका न्यू है, अभी फर्स्ट टाइम ही है, इसीलिए पायलट फेज़ में है। इसके बाद है दूसरा टॉपिक, ये तो हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? भारत पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बारे में आपको और बताऊंगी क्योंकि इससे आपका प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंटरपोल के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है ना, उसको और सीमलेस बना देगा, उसको और बढ़िया बना देगा। क्लियर है चीज़? तो इस वजह से लॉन्च किया गया। भारत पोर्टल के बारे में समझते हैं। तो भारत पोर्टल क्या है? एज एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सीबीआई ने इसको डेवलप किया है। थ्रू दिस एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स इन इंडिया विल बी एबल टू सीमलेसली कनेक्ट विद इंटरपोल, देयर बाय एक्सपीडिटिंग इन्वेस्टिगेशंस। क्या मतलब है इसका? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है। इसको किसने बनाया? आपका सीबीआई ने बनाया है, और सीबीआई इंडिया का एनसीबी है, इसलिए सीबीआई का काम है ये सब करना। समझ में आ गया? तो सीबीआई ने ये पोर्टल इसलिए बनाया है ताकि इंडिया की हर छोटी बड़ी पुलिस फोर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस के काम में थोड़ा इजीली जुड़ सके, मतलब इंटरपोल से बिना किसी मुश्किल से कनेक्ट हो सके। इससे क्या होगा? जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं ना, उनमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और हेल्प हमें जल्दी मिल पाएगी, ईजिली अवेलेबल हो पाएगा इंटरनेट पे। क्लियर है? अब इस पूरे पोर्टल के ना आपके 5 मॉड्यूल्स हैं। क्या क्या है देखो। पहला है आपका कनेक्ट। ये मॉड्यूल क्या करेगा? ये इंडिया की सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंटरपोल के एनसीबी जो कि न्यू दिल्ली में है का ही एक एक्सटेंशन बना देगा। मतलब अब वो सब डायरेक्टली एनसीबी से जुड़े हुए होंगे और क्या कहते हैं, उनके लिए इंटरपोल से कांटेक्ट करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़?
तो बेसिकली अभी जो हमारा सीबीआई बातचीत करता है इंटरपोल से, वो अब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। और अगर इंटरपोल को कोई डेटा चाहिए या हमें इंटरपोल से कोई डेटा चाहिए, वो हमें इजीली मिल पाएगा भारत पोल के थ्रू। क्लियर है ये चीज़? तो ये है आपका बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। और इससे ना क्या हुआ, आप जैसे देख लो, जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इंडिया भर की बात कर रही हूँ मैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा ये शेयर करना। तो ये पोर्टल आपका दो काम कर रहा है, एक तो हमें इंटरपोल से कनेक्ट कर रहा है, दूसरा जितनी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो भी काम करते हैं, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा डेटा शेयरिंग वगैरह में। फिर है इंटरपोल नोटिसेस। ये सिस्टम क्या करेगा, जब भी इंडिया को किसी इंटरपोल नोटिस की रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जैसे रेड नोटिस किसी भागे हुए क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो वो बहुत जल्दी सिक्योर तरीके से और एक प्रॉपर फॉर्मेट में इंटरपोल तक पहुंच जाएगा। और अगर किसी और देश को इंडिया में किसी क्रिमिनल को ढूंढना है, तो वो नोटिस भी इंडिया की एजेंसीज तक जल्दी पहुंच जाएंगी। इससे क्रिमिनल्स को इंडिया में या इंडिया के बाहर से ढूंढना और पकड़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे पास रेफरेंसेस। इंटरपोल के जो 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उनके रेफरेंसेस इस पोर्टल में अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या होगा, अगर इंडिया को किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी दूसरे कंट्री की हेल्प चाहिए, क्लियर है, या उनको हेल्प देनी है, तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। किसी से कांटेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाएगी। देन हमारे पास ब्रॉडकास्ट। तो अब इस मॉड्यूल के थ्रू क्या होगा, अगर 195 दूसरी कंट्रीज़ इंडिया से कोई मदद मांगते हैं, तो वो रिक्वेस्ट तुरंत इंडिया की रेलेवेंट एजेंसीज तक पहुंच जाएगी। और अब ये नहीं होगा कि रिक्वेस्ट कहीं पड़ी है और किसी को पता नहीं चल रहा है कैसे प्रोसीजर चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है? देन रिसोर्सेज। तो अब इससे क्या होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स का एक्सचेंज और इजी हो जाएगा, मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इजीली एक्सेसिबल होंगे। तो अगर इंडिया को इंटरपोल से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करना है इंटरनेशनल पुलिसिंग के बारे में, तो ये सब मॉड्यूल के थ्रू इजीली हो पाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली भारत पोल एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंटरपोल के साथ सीमलेसली कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इससे इंटरनेशनल क्राइम से लड़ने और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो यही था आपका भारत पोर्टल के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो।
मतलब कि इंटरपोल में अपने इंडिया का क्या रोल है, ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो हमें पता है कि इंडिया में जो इंटरपोल से कनेक्ट करती है बॉडी विच इज़ योर एनसीबी इज़ सीबीआई, क्लियर है। तो सीबीआई एज एनसीबी। अब सीबीआई कैसे काम करती है, कैसे सबको कनेक्ट करती है, तो उन्होंने कुछ ना लोगों को अपॉइंट किया जिनको हम लोग इंटरपोल लिएजॉन ऑफिसर्स बोलते हैं, क्लियर है, ILOs। तो ये ILOs क्या करते हैं, ये सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की और यूनियन टेरिटरी लेवल की जितनी भी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, उन सबको सीबीआई से जोड़ते हैं। समझ लो सीबीआई के मैसेंजर्स हैं ये लोग, जो सब तक इंटरपोल की बात को डिलीवर करते हैं और सबकी बात सीबीआई तक डिलीवर करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, ये है। इसके बाद ये जो आपके ILOs है ना, ये अकेले काम नहीं करते हैं, इनके साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफिसर्स। क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग यूनिट ऑफिसर्स बोलते हैं। ये जो यूनिट ऑफिसर्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये बड़े बड़े पोजीशंस पर होते हैं, जैसे किसी सिटी के पुलिस कमिश्नर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं वो। तो ये सब ILOs और ये जो यूनिट ऑफिसर्स हैं मिलकर अपनी अपनी एजेंसीज और सीबीआई के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, क्लियर है, ये चीज़ तो यही है। इसके बाद कह रहा है न्यू दिल्ली में सीबीआई का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर। क्या बोलते हैं, ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर। ये ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ये जो है ना आपका बहुत एक्टिव रहता है और 24 आवर्स सारा दिन काम करता है ये। तो इनका काम क्या है, अगर किसी दूसरी कंट्री को इंडिया से कोई लीगल हेल्प चाहिए ना, या इंडिया को किसी और कंट्री को इंडिया से कोई लीगल हेल्प चाहिए, तो ये जो है ना आपके ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर्स ये बहुत जल्दी उस काम को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट असिस्टेंस को फटाफट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई काम है, किसी भी तरीके का काम कराना है आपको, तो इंटरनेशनली जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं, वो काम करने का काम करता है ये, क्लियर है ये चीज़। अब इतना ही नहीं है, बल्कि आप ये मान लो कि 2023 में इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होस्ट किया था जिसका नाम था इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023। इसमें हुआ क्या था, तो इसमें ना दुनिया भर के जो यंग और प्रॉमिसिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इंडिया आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद था कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर पुलिसिंग के बारे में समझाया जाए और एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना के कैसे रख सकते हैं वो, आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए। और इंडिया की तरफ से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंटरनेशनल पुलिस कम्युनिटी को, क्लियर है, हमने वो चीज़ होस्ट की, ये सारी चीज़ें हमने की। तो ये सब देख के पता चलता है कि इंडिया इंटरपोल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, सीबीआई के थ्रू सबको कनेक्ट करता है, हर वक्त हेल्प के लिए तैयार रहता है और यंग लीडर्स को ट्रेन करने में भी आगे रहता है। समझ गए, तो ये काफ़ी ईजी था कि क्या है इंडिया की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन। देन है हमारे पास नीड फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन। अब ये बताओ मुझे, इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस के साथ काम करना क्यों ज़रूरी है, ये हमें अब समझना है। तो पहला है, एक सेकेंड, ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ क्राइम्स। कहने का क्या मतलब है आपका कि आजकल जो क्राइम हो रहे हैं वो सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं है कि इंडिया में किसी ने क्राइम कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे आपके मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपकी ट्रैफिकिंग हो गई, आपकी ये सब बॉर्डर्स पे पूरा बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो अगर एक कंट्री में कोई क्राइम करके दूसरे कंट्री भाग जाए तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है अगर इंटरनेशनल कॉपरेशन ना हो। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इंटरपोल के स्टैब्लिश होने से पहले का यही सिनारियो था, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से उधर भाग गए, उधर से उधर भाग गए, उधर से उधर भाग गए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ट्रैफिकिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ऐसे क्राइम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, क्लियर है चीज़। तो अगर इंटरपोल ना हो तो फिर हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंटरपोल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, तो इंटरपोल ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन HE, ये जो आपका दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये ऑपरेशन इसलिए था ताकि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, ठीक है, उनके खिलाफ डिफरेंट कंट्री साथ मिलकर काम कर सके। अगर सब अपने अपने मतलब अगर हर कंट्री अपने अपने यहाँ के साइबर रूल्स को अच्छे से वो करेगी, फॉलो करेगी, साइबर क्राइम्स नहीं होने देगी, तो ये साइबर क्राइम्स हो सकता है ग्लोबली फैले ही ना, ठीक है। तो यही है बस, इसी तरीके के एक्टिविटीज़ का जो है वो करती रहती है इंटरपोल ताकि क्राइम ना बढ़े ग्लोबली। इसके बाद है न्यू एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब कि आपका एमर्जिंग थ्रेट्स लाइक साइबर क्राइम हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, एक्सप्लॉइट ग्लोबल लीगल गैप्स। तो आजकल आपके नए नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया। तो ये सब लोग जो है ना ग्लोबल लेवल पर जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो
लूप होल है ना हमारे लीगल सिस्टम में ग्लोबली, मतलब अगर कोई इंडिया से लंदन चला गया, लंदन से कहीं और चला गया, ग्लोबली कोई रूल नहीं है कि उसको कैसे पकड़ना है, वहाँ जो गैप है ना वो गैप फिल करता है आपका इंटरपोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, नवंबर 2024 में इंटरपोल ने ऑपरेशन सेरेंगेटी कह लो आप इसको, वो स्टार्ट किया था। ये क्यों स्टार्ट किया था, इसमें अफ्रीका के 19 कंट्रीज़ ने साथ दिया था और 1000 से भी ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। इन लोगों ने 35,000 लोगों को चूना लगाया था। तो ये समझ लो ये सारा काम चलता रहता है। तो अगर इंटरपोल यहाँ पे ना आता तो समझ रहे हो आप किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर आता है आपका काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, ठीक है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपना नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं और पैसा जमा करते हैं। उनको रोकने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी इंटेलिजेंस शेयर करें। इंटेलिजेंस का मतलब है जैसे हमारे पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें शेयर करें और साथ मिलकर काम करें ताकि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को रोका जा सके। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथनिंग लीगल असिस्टेंस, यानी कि अगर किसी कंट्री को लीगल मैटर में किसी दूसरे कंट्री की हेल्प चाहिए किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो इंटरपोल यहाँ पे बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। उनका एक ऑपरेशन भी था, ऑपरेशन फ्लैश वीक का। इसमें क्या था आपका, जो 54 कंट्रीज़ ने साथ दिया और जो लोग अफ्रीका में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे उनके नेटवर्क्स को तोड़ा गया, पकड़ा गया उन लोगों को। तो इस तरीके से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर सारी कंट्रीज़ अकेले अकेले काम करेंगे तो काफ़ी पैसा लगेगा, टाइम बर्बाद होगा। अगर वो अपने रिसोर्सेज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स वगैरह इनको शेयर करते हैं, साथ में काम करने के लिए अलाउ करते हैं, तो हमारे पास इस क्राइम से लड़ने के लिए ना काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी पावर मिल जाती है, स्पेशली उन कंट्रीज़ को जिनके पास लीगल एक्सेस नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उन कंट्रीज़ की काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। क्लियर है। तो ये था आपका कि नीड क्यों है। आई होप ये क्लियर हो आपको। अब कुछ ऑब्स्टेकल्स भी होंगे, ऑब्स्टेकल्स इन इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। अब क्या ऑब्स्टेकल्स है देखो, लीगल एंड प्रोसीजरल डिस्पैरिटीज़। जब इतने सारे कंट्रीज साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस वाले में मल्टीलेटरल एंड मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशन का पूरा वो समझाया था कि किस तरीके से मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज होती है ना, सबको मनाना, इंडिविजुअली पूछना, फिर वोटिंग लेना किसी एक स्पेसिफिक मैटर में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है। तो वही बात है कि जब इतनी सारी कंट्रीज काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है लीगल और प्रोसीजरल डिस्पैरिटीज़ की, यानी कि हर कंट्री का अपना कानून होता है, अपने रूल्स होते हैं क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए, क्या चीज़ क्राइम है, उसकी क्या सज़ा है, हर जगह अलग अलग होता है। क्लियर ये चीज़। तो अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ है, पर आई थिंक आपका यूएसए में ही हुआ है ऐसा कि वहाँ पर इतनी मतलब शॉप्स पर इतनी ज़्यादा चोरियाँ होने लग गई है ना। आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, आई डोंट नो यूएसए ही है कि कोई और है, पर वहाँ पर क्या सिस्टम है, जैसे आपके जितनी शॉप्स होती हैं उनमें चोरी होने लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो पुलिस अब इतने सारे चोरों को कहाँ रखेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ मान लो फॉर एग्जांपल $100 तक की चोरी को वो कर दिया था, अलाउ कर दिया था कि ठीक है कोई नहीं $100 तक चोरी करेंगे तो उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ तरीका है कि किसी कंट्री में कोई क्राइम है, किसी कंट्री में कुछ क्राइम नहीं है, कुछ अलग रूल्स हैं, क्या है, इस तरीके से पूरा आपका क्या है डिफरेंसेस है, समझ में आया, डिस्पैरिटीज़ है। तो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स भी हर कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता, उनके तरीक़ों पर भी असर पड़ता है, ठीक है। क्या चीज़ क्राइम है, उसकी क्या सज़ा है, हर जगह अलग अलग होता है। एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, किसको अरेस्ट करना है, कैसे अरेस्ट करना है, कितने टाइम बाद आपका ट्रायल शुरू होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर्स हर कंट्री में डिफरेंट है। फिर हमारे पास कल्चरल बैरियर्स हमको पता ही है, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। अगर पुलिस वालों को एक दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है तो बात करना मुश्किल हो जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका करप्शन। अगर किसी कंट्री में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है तो दूसरे देश की पुलिस वाले उन पर ट्रस्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्लियर है ये चीज़। फिर सबसे तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशंस, यानी कि सब कंट्रीज़ के पास एक जैसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। किसी के पास बहुत एडवांस टूल्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और किसी के पास पुराने तरीके ही हैं अभी तक। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन आपकी स्मूथली शेयर नहीं हो पाती है, जॉइंट ऑपरेशंस में बराबर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। क्लियर है। देन है आपका पॉलिटिकल इंडिफरेंस। पॉलिटिकल इंडिफरेंस का मतलब होता है अगर दो कंट्रीज़ के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं या उनके नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग है तो वो लोग पुलिस मैटर्स में इतना मतलब दिल से कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्लियर ये चीज़। अपने अपने ईगो का फ़ायदा उठाएंगे। तो बस यही चीज़ है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्पैरिटी है और उनको काम करना पड़ रहा है साथ में तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, पॉलिटिकल टेंशन्स अगर है तो यही था आपका। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या है, इसका क्या कर सकता है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ।
ये बात सच है कि ज्यूरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्लियर है, हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, डेटा प्राइवेसी को लेके इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर सब लोग लगातार साथ में काम करते, नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते रहे, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करते रहे, तो लोग ग्लोबली जो है ना ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आजकल क्राइम जिस तरीके से बदल रहे हैं और दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है, तो इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। इससे हम एक सेफ और जस्ट ग्लोबल सोसाइटी बना सकेंगे। ठीक है, तो बस यही है आपका कंक्लूजन, एक बार इसको रीड कर लेना। तो आई होप आपको इंटरपोल ये टॉपिक जो है ना समझ में आया हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका प्री में ना इंटरपोल का रोल पूछा जा सकता है कि बताओ कि ग्लोबली जो टेंशन्स चल रही हैं, ग्लोबली अगर साइबर क्राइम की प्रॉब्लम है, ग्लोबली अगर ये प्रॉब्लम है, तो इंटरपोल कैसे काम करेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंटरपोल को डिफाइन करना है, क्लियर है, इंटरपोल क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये तीनों चीज़ें आपको इंटरपोल की डिफाइन करनी है, जितना मिनिमम से मिनिमम वर्ड आप लोग यूज़ कर सको। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे इंटरपोल हेल्प करेगा। तो इंटरपोल कैसे हेल्प करेगा, ठीक है, आप बता दोगे कि ये क्राइम है, इससे ऐसे ऐसे लड़ा जा सकता है, इंटरपोल आएगा तो डेटा शेयरिंग ईजी हो जाएगा, कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे ट्रस्ट कर पाएगी, ये सारी चीज़ें। फिर इसका नीड आपको प्रिपेयर करना है, क्या पता मीन्स में डायरेक्टली आ जाए व्हाट इज़ द नीड क्या है इसकी, और नीड के साथ साथ आपका आ जाए कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी प्रिपेयर। इसके बाद है हमारे पास ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। तो इसको समझने से पहले ना हमको ना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 वाला है ना वो हमको समझना पड़ेगा। तो उसमें है क्या, जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना ये कहता है कि किस तरीके से, जैसे मैं अगर ऑनलाइन कुछ परचेज करती हूँ तो जो कंपनी है जैसे अमेजॉन, मिंत्रा फॉर एग्जांपल, तो उनके पास मेरा डेटा चला गया है, मेरा फ़ोन नंबर चला गया है, मेरा ईमेल एड्रेस चला गया है, कॉन्टैक्ट नंबर चला गया है, तो अब वो कंपनी मेरे डेटा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में लिमिटेशंस देता है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ गया, मतलब कि वो कंपनीज किन किन तरीक़ों से मेरा डेटा यूज़ कर सकती हैं वो ये एक्ट बताता है, ताकि जो ये कंपनीज हैं ये मिस यूज़ ना करे। समझ में आ रहा है, मैंने डेटा प्रोवाइड किया है उनको, उन डेटाज का कुछ भी मिस यूज़ ना कर सके ये कंपनी। इस वजह से ये 2023 में ये एक्ट आया था आपका। समझ में आ गया। अभी जो 2025 वाला है ना, ये 2023 में ना इसने रूल्स डिफाइन कर दिए थे कि आप किस तरीके से किसी यूज़र के डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे क्या किस तरीके से काम करना है, जो प्राइवेसी है यूज़र की वो मेंटेन रहनी चाहिए, और अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हो तो यूज़र को पता होना चाहिए, यूज़र के पास ये हक है कि यूज़र जान सकता है उस कंपनी से कि वो कंपनी कैसे उसका डेटा इस्तेमाल कर रही है। समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। फिर आता है 2025 वाला, ये अभी ड्राफ्ट बनाए, ये फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट बना के अभी पढ़ने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है ताकि हर कोई इसको रीड कर सके, और क्या लोगों का रेसिप्रोकेशंस है इस ड्राफ्ट को लेके, क्या मतलब क्या लोगों का आइडिया है कि ये ड्राफ्ट चलेगा नहीं चलेगा, और भी रूल्स इसमें ऐड करने चाहिए नहीं ऐड करने चाहिए। तो इस वजह से दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्जन, बट ये है कि ये ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है जिसको आप लोग ईजिली रीड कर सकते हो और अपना सुझाव भी दे सकते हो इसमें। तो अब ये ड्राफ्ट क्या करता है, जो 2025 वाला है ना, इसमें बताया गया है कि 2023 वाले जो रूल्स है ना उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे। समझ में आ गया। इसमें आपके रूल्स लिखे हुए थे कि आपके पास ये हक है, ये कंपनी के पास हक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो आप ये, लेकिन 2025 वाला उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ग्राउंड लेवल पे ये बताता है ये ड्राफ्ट। समझ में आ गया। और इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया है फिलहाल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के ही 2023 के एक्ट को ही इंप्लीमेंट करने के लिए 2025 वाला एक्ट आया है। क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो ना आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होगा कि पॉलिटी में आपके केसेस होते हैं, राइट, और वो केसेस आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आ जाता है कि ये चीज़ कौन से केस में डिसाइड हुई थी, ये चीज़ कौन से केस में डिसाइड हुई थी, इस तरीके से। और जो आपका मेंस में है, मेंस में अगर आपका कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लो केशव नंदा भारती केस आपने सुना ही होगा, वैसा कुछ आ जाता है उससे रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड, तो अगर आप स्टार्ट ही करते हो आंसर ऐसा कि ये जो जजमेंट है ना ये केशव नंदा भारती केस में दिया गया था, तो उस आंसर जो चेक कर रहे हैं आपका, उनको पता है कि आपको पता है ये चीज़, तो आपको इमीडिएटली मार्क्स मिल जाएंगे। तो केसेस अच्छे होते हैं अगर आपको आंसर स्टार्ट करना है, इंट्रो के लिए बेस्ट है अगर आपको उस सब्जेक्ट के रेफरेंस में कोई केस पता है तो, ठीक है। तो यही कुछ हुआ था 2017 में सुप्रीम कोर्ट KS पुट्टस्वामी जजमेंट में, जहाँ पे इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। समझ में आ गया। रिकॉग्नाइज राइट टू प्राइवेसी
प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। क्या बोल रहा है ये आपका, तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्राइवेसी जो है ना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये सभी का बेसिक हक है जो सभी को मिलता है और हमसे ये किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता है। ये चीज़ आर्टिकल नंबर 21 के अंदर भी लिखी हुई है। समझ में आ गया। अब कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएगा जिससे लोगों का डेटा क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, और इसी के चलते 2023 वाला एक्ट आया। अब 2023 वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2025 वाला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है। समझ में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे हमारे जस्टिस BN श्री कृष्णा। यहाँ पे लिखा होगा जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया था, इस कमेटी का काम ये था, ये देखना था कि इंडिया में डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, अपने रिकमेंडेशन दिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएं। इसके बाद श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक नया कानून बनाने की कोशिश की गई। इसके लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन बाद में कुछ रीजंस की वजह से उस बिल को वापस ले लिया गया। वो फिलहाल नहीं बन पाया, वो एक्ट बन ही नहीं पाया। क्लियर है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फिर से एक नया ड्राफ्ट बनाया जिसका नाम था हमारा DPDP बिल 2022, यानी कि डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इस ड्राफ्ट को पब्लिक को दिखाया गया ताकि लोगों को अपने सजेशंस दे सके, लोग कमेंट्स कर सके, लोगों का क्या ओपिनियन है। फिर ये जो 2020 का ड्राफ्ट था ना, उसमें लोगों के सजेशंस और रूल्स को और भी ज़्यादा चेंज करने के बाद फाइनली आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बना। क्लियर में समझ में आ गया आपको ये पूरा प्रोसेस। तो यही बात है ये आपका कि जो ये आपका DPDP एक्ट 2023 है ये अचानक से नहीं आया है। इसके पीछे पहले सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया, फिर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई, उनकी रिकमेंडेशंस ली गई, फिर एक बिल बना, वो बिल फेल हो गया, फिर एक नया ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट में लोगों का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया, फिर फाइनल जाके एक कानून बना जिसका नाम है हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट। क्लियर है ये चीज़। तो ये था पूरा आपका सिनेरियो। अब इसके बाद समझते हैं हमारे पास की टेनेंट्स ऑफ DPDP रूल्स, यानी कि ये जो आपका 2025 वाला है इसमें ना मेन क्या क्या बातें हैं समझ में आ गया। ये समझते हैं पहले तो नोटिस रिक्वायरमेंट। नोटिस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है ना, उनको आपको साफ साफ डिटेल में नोटिस देना पड़ेगा। इस नोटिस में सब लिखा होना चाहिए कि वो आपका कौन सा डेटा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे उस डेटा को वो लोग इस्तेमाल करेंगे और आपके क्या राइट्स है उस डेटा को लेके। मतलब आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। समझ में आएगा। सब कुछ ओपन एंड क्लियर रहेगा जिससे आपको पता रहेगा कि आपका डेटा एक्चुअली में कंपनीज लेके इस्तेमाल कहाँ पे कर रही हैं। ठीक है। फिर हमारे पास इंटीमेशन ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी कंपनी से आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, समझ में आ गया, तो वो तुरंत उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए कि आपका डेटा लीक हो गया है, वो छिपा नहीं सकती है। समझ में आ गया। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका डेटा जो है अब वो किसी और के पास जा चुका है। क्लियर ये चीज़, जिससे आप भी अलर्ट हो जाओ। फिर हमारे पास इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी को अपना डेटा दिया था और एक टाइम पीरियड बीत गया और आपने उससे कांटेक्ट नहीं किया है या उनका डेटा अब मतलब आपका डेटा अब उनके किसी काम का नहीं है, तो उनको पर्सनल डेटा मिटा देना होगा आपका। समझ में आ गया। वो हमेशा के लिए आपका डेटा स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। रूल्स में वो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस टाइम तक कंपनी आपका पर्सनल डेटा होल्ड कर सकती है। क्लियर है। फिर हमारे पास क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि आपका पर्सनल डेटा इंडिया से बाहर भी जा सकता है, लेकिन इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी कंट्रीज में डेटा जा सकता है, कितना डेटा आपका जा सकता है, कहाँ कौन सी कंट्रीज में आपका डेटा शेयर नहीं हो सकता है। तो वो लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका डेटा जो है यूज़ हो रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ रॉबस्ट डेटा मैनेजमेंट पॉलिसीज एक्ट। कहने का क्या मतलब है, ऐसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का क्या फ़ायदा है। ठीक है। पहले देखते हैं हमारे पास पहला पॉइंट जो कह रहा है बूम इन डिजिटल इकोनॉमी। कहने का क्या मतलब है, अगर लोगों को ट्रस्ट है कि मैं जैसे मिंत्रा से शॉपिंग कर रही हूँ, तो मुझे अगर मिंत्रा पे ट्रस्ट है कि वो मेरा डेटा जो है उसका कोई मिसयूज़ नहीं करेगा, या अमेज़ॉन पे ट्रस्ट है, या किसी और भी जहाँ से मैं जो भी सर्विसेज ले रही हूँ मुझे उन पे ट्रस्ट है कि भाई ये ना मेरा डेटा नहीं ब्रीच होने देंगे, तो इससे क्या होगा, मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूँगी कि भाई तू भी इसी ऐप से खरीदियो, ये बहुत मतलब रिलायबल है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। फिर वो किसी और को रेकमेंड करेगा, फिर वो किसी और को रेकमेंड
इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी डिजिटल इकोनॉमी बूम होगी और साथ ही मुझे भरोसा रहेगा, अब हो सकता है मैं अपना भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, तो लोगों को उस पर भी भरोसा हो, तो इससे हमारी डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूम होगी, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जॉब क्रिएशन होगा। तो इस तरीके से नए नए आइडियाज़, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी इकोनॉमी में। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद क्या है हमारे पास, डेटा इज़ एन एसेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच नेसेसिटेट्स डेटा लोकलाइजेशन। कहने का क्या मतलब है, डेटा एक नेशनल एसेट की तरह है, मतलब ये एक कंट्री के लिए बहुत कीमती चीज़ है, समझ रहे हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि डेटा को इंडिया में ही स्टोर किया जाए। इससे नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और लोगों की प्राइवेसी को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें। अगर डेटा इंडिया में रहेगा तो गवर्नमेंट को उसको एक्सेस करना और मिसयूज़ करने से बचाना आसान हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। फिर हमारे पास बेटर इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। कहने का क्या मतलब है कि अगर कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी और सिक्योर रहेगी, तो कोई भी उसको इजीली लीक नहीं कर पाएगा और लोगों को अपनी प्राइवेसी की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। फिर है हमारे पास लास्ट कि डेटा से हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन, पॉवर्टी, पब्लिक सेफ्टी जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सोचो अगर गवर्नमेंट के पास लोगों का सही डेटा हो तो वो अच्छी स्कीम्स बना सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को सब तक पहुंचा सकते हैं। तो डेटा एक पावरफुल टूल है जिससे किसी भी कंट्री के जो लोग हैं ना, उनकी सोशियो इकोनॉमी जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। क्लियर है ये चीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब ये जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जिसको लेके पूरी न्यूज़ चल रही है, अब वो एक्ट के बारे में आपको ना डिटेल में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो सके। उसको प्रोसेस करने के लिए रूल्स बनाए जाएं ताकि कोई भी उसको इजीली एक्सेस ना कर पाए, और जिन कंपनीज़ के पास हमारा डेटा है उनके पास भी लिमिटेड ही पावर्स हैं हमारे डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है उस चीज़ को लेके। क्लियर है ये चीज़। तो यही है, इससे हमारा डेटा क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा, और कैसे आप उसको प्रोसेस कर रहे हो हमारे डेटा को ये भी हमें पता रहेगा। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये क्या प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये क्या, जो हम बात करें डेटा प्रोटेक्ट वो कैसे करेगा। तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो ये जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में जो कंप्यूटर में स्टोर है हमारी इन्फॉर्मेशन, नाम, डेट, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी XYZ चीज़ें हैं हमारे पास डिजिटली कंपनीज़ के पास अवेलेबल, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। तो पहला है हमारे पास ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज। कहने का क्या मतलब है, ये बताता है कि वो लोग, कोई भी इंसान, कंपनी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जो आपका डेटा प्रोसेस करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको आपके डेटा को कैसे हैंडल करना है, कब यूज़ करना है, कैसे सिक्योर रखना है, ये सब इस एक्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है। फिर बात करते हैं डेटा प्रिंसिपल्स की। ये एक्ट यूज़र को ये हक देता है, यानी कि मुझे ये हक देता है कि मैं अपने डेटा के बारे में जान सकती हूँ, उसको ठीक करवा सकती हूँ, अपनी कंसेंट दे सकती हूँ, अपनी कंसेंट वापस ले सकती हूँ, और जो भी चीज़ें हैं मेरे डेटा को लेके उस पर सारा कंट्रोल मेरा रहेगा। समझ में आ गया। तो ये है। फिर है कंसेंट मैनेजर, यानी कि ये एक्ट एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है हमारा कंसेंट मैनेजर। ये कोई भी इंसान या कंपनी हो सकती है जो ऑफिशियली डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होगी। ये कंसेंट मैनेजर एक ट्रांसपेरेंट और इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपनी कंसेंट दे सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और दोबारा भी देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो आप वापस भी ले सकते हो अपनी कंसेंट। तो इस तरीके से ये काम करेगा। मान लो कि मैंने पहले ही परमिशन दे दी कि आप ये काम कर लो, पर फिर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, फिर मैं अपनी कंसेंट वापस भी ले सकती हूँ। समझ में आ गया। और अगर किसी ने ये रूल तोड़े, किसी ने अगर मेरे डिजिटल राइट्स को सही से नहीं संभाल के रखा, डिजिटल डेटा को सही से संभाल के नहीं रखा, वो ब्रीच हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी है ये चीज़, ये कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इससे क्या इंश्योर होगा कि रूल्स को सीरियसली लिया जाएगा। जब तक कोई सीधी पनिशमेंट नहीं है तब तक कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेगा, तो इसलिए फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी अगर मेरा डेटा ब्रीच हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं कि प्रोविजंस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कहने का क्या मतलब है, इस एक्ट के अंदर अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये देखो फटाफट से। तो स्पेसिफिकेशंस है, यहाँ पर डिटेल है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक्ट
कहाँ लगेगा, कहाँ लागू होगा ये एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट लागू होगा अगर आपका डिजिटल पर्सनल डेटा को इंडिया के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया गया हो, जैसे आपने अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा हो, या फिर नॉन डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया हो और बाद में डिजिटल बनाया गया हो, जैसे आप पेपर वगैरह, जैसे आपने कोई फिजिकल फॉर्म भर के दिया है, जैसे पैन कार्ड वगैरह का फॉर्म भर के दिया है, फिर वो ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, फिर जाके आपका पैन कार्ड बन के आया है, समझ में आया। तो ये एक्ट इंडिया के बाहर भी लगेगा, इंडिया के अंदर भी लगेगा, चाहे वो डेटा आपसे ऑनलाइन लिया हो, चाहे वो डेटा आपसे ऑफलाइन लिया हो, फिर उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो हर तरीके का डेटा जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो अगर आप अपने पर्सनल काम के लिए डेटा प्रोसेस कर रहे हो, जैसे आप अपने कंप्यूटर में अपनी फ़ोटो सेव कर रहे हो, वो ब्रीच हो गई है, वो लीक हो गई है, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट डील नहीं करता है। साथ ही अगर आपका पर्सनल डेटा आपने खुद या किसी और ने, जिसको आपने बोला था, उसने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है, समझ में आया, तो फिर इसका आप इस एक्ट के अंदर वो चीज़ कवर नहीं होती है। क्लियर है ये चीज़, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर है मेरे पास कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है कि जब तक मेरा कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक, यानी कि मेरी परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक आप लोग मेरा डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो। और मैंने एक बार अगर आपको कंसेंट दे दी तो मैं वो कंसेंट वापस भी ले सकती हूँ, समझ में आ गया। लेकिन कुछ लेजिटिमेट यूज़, यानी कि कुछ अच्छे इस्तेमाल के लिए हमारे कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट या सर्विसेज दे रही है, या कोई मेडिकल एमरजेंसी है, उस केसेस में, ठीक है। साथ ही अगर कोई चाइल्ड है या कोई डिसेबल इंसान है, उसकी जगह पे उसके पेरेंट्स का कंसेंट चल सकता है कि उसके पेरेंट्स उसका डेटा यूज़ करने के लिए कंसेंट दे रहे हैं। फिर बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाएगी। इस बोर्ड का क्या काम होगा, देखो सबसे पहला काम सुनो, तो ये देखना कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई रूल तोड़े हैं तो उसे पेनल्टी लगाना इसी का काम है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, आपका अगर डेटा लीक हो जाए तो डेटा फ्यूडिशरीज को ज़रूरी स्टेप्स लेने के लिए कहना कि आप ये काम करो। इसके बाद जो लोग परेशान हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनेगा ये। साथ ही ये बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, और उनको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यही आपका है। अगर इससे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लोग एलिजिबल हैं, क्या काम है, किसने स्टैब्लिश किया, ये सारी चीज़ें। साथ ही अगर आप इस बोर्ड के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, अगर आप उससे खुश नहीं हो, तो एक और बॉडी है जिसका नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। इसमें जाके आप लोग ये बता सकते हो कि मैं ना इस बॉडी के डिसीजन से खुश नहीं हूँ, मुझे ये रूल चेंज करना है, समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पे आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल। कहने का क्या मतलब है, आपका क्या हक है और क्या फ़र्ज़ है जो आपको अपने डेटा के प्रति दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या क्या हक है, तो ये क्या कह रहा है, आप ये जान सकते हो कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, ठीक है। आप अपने पर्सनल डेटा को ठीक करवा सकते हो अगर वो गलत है, और उसको मिटवा भी सकते हो अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं है तो। क्लियर है, वही चीज़। फिर हमारे पास ग्रीवेंस रीएड्रेसल, यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या आपको कुछ हो जाता है, आप कुछ कर पाने की हालत में नहीं हो, तो आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो जो आपके राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है, आपके डेटा के बिहाफ पे, आपके डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है इस बिहाफ पे। क्लियर है ये चीज़। फिर है राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। अगर आपकी डेथ हो गई है या फिर आप इस हालत में नहीं हो कि आप कुछ समझ सको, तो फिर आपके बिहाफ पे किसी को नॉमिनेट आप कर सकते हो जो आपके राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है ये चीज़। फिर है हमारे पास ये दोनों, जो हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोग फेक कंप्लेन नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया और आप पकड़े गए तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है, ठीक है, आपको भरना पड़ेगा। फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज। कहने का क्या मतलब है कि जो एंटिटीज़ आपका डेटा प्रोसेस करते हैं उनको क्या करना होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला तो ये इंश्योर करना होगा कि डेटा एक्यूरेट है, डेटा कंप्लीट है, और अपने सिस्टम में अच्छी सिक्योरिटी मेजर्स लगाने होंगे ताकि आपका डेटा लीक ना हो जाए। अगर डेटा लीक हो जाता है तो फिर ये जो DPBI ये वाली बॉडी थी हमारे पास, और जिनके डेटा लीक हुए हैं उनको बताना होगा आपको ये चीज़। इसके बाद जैसे मेरा डेटा लीक हो गया तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, साथ ही आपको DPBI को भी इन्फॉर्म करना है कि हमसे डेटा लीक हो चुका है, ठीक है। साथ ही आपको जैसे ही डेटा का काम ख़त्म हो जाता है और उसको लीगल रीजंस के लिए रखना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप उसको मिटा दोगे, उस डेटा को आप लोग कम्प्लीटली इरेज कर दोगे। फिर है हमारे पास सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज। कहने का क्या मतलब है, हमारे पास जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए क्या एक्स्ट्रा रूल्स हैं, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डेटा फ्यूडिशरीज को सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज डिक्लेयर कर सकती है। ये उन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है,
वो कितना और किस तरीके का सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं। क्लियर है ये चीज़, और क्या रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है, डेटा प्रिंसिपल के राइट्स कितने रिस्की हैं, कितना उस पर रिस्क है, साथ ही इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी पर क्या असर पड़ सकता है उनके डेटा स्टोर करने की वजह से। क्लियर है, साथ ही देश की सिक्योरिटी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और पब्लिक ऑर्डर को क्या खतरा है, ये सारी बातें कह रहा है। ये किन के लिए, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बनाए गए हैं। साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करती हैं कंपनीज़, उनकी बात कर रहा है ये। साथ ही जो हमारे SDFs होंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा काम करने होंगे, जैसे कि एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। क्लियर है ये चीज़, ये क्यों अपॉइंट करना होगा, ताकि इसका इम्पैक्ट हो, असेसमेंट करना इजी हो और डेटा प्रोसेस करना इजी हो, गवर्नमेंट को पता रहे, ये सारी चीज़ें। क्लियर है। फिर है पेरेंटल कंसर्न, यानी कि सेक्शन 9 के अंदर अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम उम्र का, उसका डेटा प्रोसेस करना है तो डेटा फ्यूडिशरीज को उनके पेरेंट्स का या लीगल गार्जियन जो भी होगा उनका कंसेंट लेना होगा। ये भी रूल है कि बच्चों का हार्मफुल डेटा प्रोसेसिंग और उनको टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट दिखाना क्लियरली मना है। क्लियर है ये चीज़, यही बात यहाँ पे कह रहा है। फिर है कुछ एग्जेम्पशंस, यानी कि ये किन चीज़ों पर एक्ट लागू नहीं होगा। तो क्या कह रहा है ये, आप कुछ स्पेशल केसेस में ये एक्ट जो है, इनके जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। जैसे कि अगर कुछ नोटिफाइड एजेंसीज देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में डेटा प्रोसेस कर रही हैं आपका, तो फिर उनको नहीं बोल सकते कि आप डेटा प्रोसेस मत करो। क्लियर है ये चीज़। अगर आपका डेटा जो है वो रिसर्च, आर्काइविंग या स्टैटिस्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर आप मना नहीं कर सकते। स्टार्टअप्स या कुछ नोटिफाइड कैटेगरीज के डेटा फ्यूडिशरीज के लिए अगर जुडिशियल या रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डेटा प्रोटेक्ट करना हो, अपने लीगल राइट्स और क्लेम्स को एनफोर्स करना हो, ऑफेंसेस को प्रिवेंट और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट्स का पर्सनल डेटा प्रोसेस हो रहा है किसी फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जहाँ पे वो नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते आप। ठीक है। फिर है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और एक्टिविटीज़ को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है अगर वो देश की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में हो तो। क्लियर है। तो ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस मिलकर ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा सही तरीके से इस्तेमाल हो, आपके राइट्स बने रहें, और अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको रोका जा सके। बड़ी कंपनीज़ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं हम लोग, बच्चों का डेटा किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्या एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाया जाएगा, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो। लेकिन कुछ सिचुएशन में हमने रिलैक्सेशन भी दे रखा है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर है ये चीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, इस एक्ट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह। ये आपसे ना प्री में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए नहीं है ये, क्योंकि मेंस में इतना नहीं आता। मेंस में अगर ये आता है तो आपको एक लाइन लिख के आना है, दैट्स इट, बहुत ईजी है। लेकिन प्री में आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो टेबल जो है ना प्री के पर्पज़ से पता होना चाहिए। फिर इशूज़ ऑफ DPDP एक्ट। अब हो सकता है ना इस एक्ट में कुछ इशूज़ भी हो, कुछ गड़बड़ भी हो। अब देखते हैं क्या है वो। वायलेट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि स्टेटमेंट जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है और अपने पास रख भी सकती है। जो यहाँ पे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं हमको, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो ये लोगों की प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकती है आपके डेटा के साथ, तो ये बात है। फिर हमारे पास मिसिंग राइट्स, यानी कि इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स मिसिंग है जो पहले वाले ड्राफ्ट्स में थे, जैसे कि डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट नहीं है। इसका मतलब है आप अपना डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपने इस्तेमाल के लिए। समझ में आ गया। और राइट टू बी फॉरगेटन भी नहीं है, मतलब कि आप ऑनलाइन से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिमिट नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं दिखा है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। तो ये बात वही कर रहा है यहाँ पे। और डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है, साथ ही राइट नॉट टू बी फॉरगेटन नहीं है। इसके बाद है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि एक्ट में ये बोला गया है कि डेटा को इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट कुछ कंट्रीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे डेटा को बाहर भी मिसयूज़ होने का रिस्क है डेटा। समझ रहे हो आप लोग। तो बस यही चीज़ है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे। फिर हमारे पास स्टेट एग्जेम्पशंस एंड प्राइवेसी रिस्क, यानी कि स्टेट को बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जिससे वो बिना चेक के डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। इससे लोगों की प्राइवेसी राइट्स खतरे में पड़ सकती है। फिर हमारे पास लैक ऑफ हार्म रेगुलेशंस, यानी कि एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि अगर डेटा प्रोसेसिंग से आइडेंटिफाई थेफ्ट हो जाए, पैसों का नुकसान हो जाए या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं हैं। क्लियर है। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंस, यानी कि DPBI के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म सिर्फ 2 साल का है, उनको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है।
कुछ लोगों को लगता है कि इससे उनकी इंडिपेंडेंस कम हो सकती है, गवर्नमेंट का उन पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो दूसरे रेगुलेशन है जैसे आपके सेबी हो गया, आपका सीसीआई हो गया, उनका टर्म 5 साल का होता है जो ज़्यादा इंडिपेंडेंस देता है उनको। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आपका ये बात कर रहा है। फिर है हमारे पास वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यानी कि अब आगे क्या रास्ता है देखते हैं। अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ में डेटा प्राइवेसी के अच्छे रूल्स हैं ना, जैसे यूरोपियन यूनियन में है, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच है, डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क है, उनसे सीखना चाहिए। इससे सिक्योर तरीके से डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर हमारे पास एनकरेज बायलैटरल एग्रीमेंट्स, दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर डेटा ट्रांसफ़र के लिए अग्रीमेंट बनाने चाहिए। सिर्फ ये बोलना है कि डेटा बाहर नहीं जाएगा वो सही नहीं है। समझ में आ गया? इंटरनेशनल लेवल पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। फिर रेगुलेटरी अडेप्टेबिलिटी, यानी कि प्राइवेसी के नए रिस्क और जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके हिसाब से अपने रूल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो रूल्स बन गए वही हमेशा के लिए चलते आ रहे हैं। विद टाइम हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए रूल्स में। तो यही बात कह रहा है आपका। फिर आपको एक चीज़ पता होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राइवेसी को क्या क्या खतरा हो सकता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके नए रूल्स बनाने चाहिए। हमको एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए उसको स्टडी करने के लिए। समझ में आ गया? देन है हमारे पास क्लियर डेफिनेशन, यानी कि एक्ट में जो वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें उनका मतलब क्लियरली हमें डिफाइन करना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि कब और कैसे किसी को एग्जेम्प्ट किया, मतलब कि छूट दी जाएगी डेटा को यूज़ करने के लिए, उसका क्या क्या प्रोसेस होगा। तो ये क्लियर डेफिनेशन हमें देनी चाहिए। तो बस यही है, अगर हमें डेटा को अच्छे से और हमें सिक्योर रखना है तो हमें ये सारे स्टेप्स जो है उठाने पड़ेंगे। ये आप लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। सो दिस वाज इट। आई होप ये आपको समझ में आया हो काफ़ी अच्छे से। ये अच्छा टॉपिक था, आपका मेंस में बन सकता है, पर मेंस आधा ना ये मुझे प्री ओरिएंटेड लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका केस पूछा जा सकता है, किस केस में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया, समझ में आ गया, कौन सी कमेटी बनाई गई उसको स्टडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्री के पर्पज़ से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आएगा ना वो यही आएगा कि इशू क्या है DPDP एक्ट में और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड में आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद है हमारे पास कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये स्कीम क्या कहता है, आपको पता होगा इंडिया जो है अपना 7500 किलोमीटर्स का, इंडिया के पास 7500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, राइट। तो अब ना वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस रास्ते से कोई अंदर ना आ जाए, कोई यहाँ से बाहर ना जाए, समझ रहे हो, कोई बिना परमिशन के किसी तरीके की कोई स्मगलिंग ना की जाए उन बॉर्डर्स पे। तो इसको मेक श्योर करने के लिए हमने कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम हम लोग लाए थे, ताकि हम लोग ये मेक श्योर कर सके जो भी ये कोस्टल स्टेट्स हैं, समझ में आ रहा है, वो कैसे काम करेंगे। उनके लिए थोड़े से हमें स्पेशल प्रोविजंस चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें कैसे कोस्टल एरियाज़ को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, जो आइलैंड्स हैं उन पे कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से न्यूज़ में है। अब देखो ये स्कीम क्यों है न्यूज़ में। ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेरियस शॉर्टकमिंग्स वर रिपोर्टेड, यानी कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम इसको रिव्यू किया कि ये स्कीम एग्जैक्टली अभी किस तरीके से काम कर रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इनको कुछ खामियां दिखाई दी, इस वजह से ये न्यूज़ में है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है कुछ खामियां, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस स्कीम के बारे में। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, द स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि 2005 में इस स्कीम को लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि हम लोग जो भी कोस्टल एरियाज़ है ना वहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन ला सके। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोस्टल पुलिस, यानी कि जो कोस्टल पुलिस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना। फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस ऑफ कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली शैलो वाटर्स क्लोज टू द कोस्ट। शैलो वाटर्स का मतलब होता है जहाँ पे पानी ना आपका उतना गहरा नहीं होता, समझ में आया, वहाँ पर अच्छे से पेट्रोलिंग कर सके, सर्वेलेंस यानी कि नज़र रख सके। इस वजह से हमें कोस्टल पुलिस को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है इस स्कीम के अंडर। नाउ इस स्कीम को ना पहले 2 फेजेस में आपका लॉन्च किया गया था। फेज़ 1 क्या है, 2005 से 2011। इस टाइम पे क्या हुआ, जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज थे ना, उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया। 73 कोस्टल पुलिस स्टेशन स्टार्ट किए, 97 चेक पोस्ट, 58 आउटपोस्ट एंड 30 ऑपरेशनल बैकर्स, ये सारे बनाने में गवर्नमेंट ने हेल्प किया फेज़ 1 में।
फेज़ 2 में क्या क्या 2011 से 2020 तक का फेज़ जो था, ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी गैप एनालिसिस कैरीड आउट बाय द कोस्टल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विच प्रोजेक्टेड एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इस फेज़ में क्या हुआ, कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने देखा कि कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, मतलब कहाँ पर सिक्योरिटी में कमी है, क्या गैप है जो रह गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको क्या और चाहिए कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। समझ में आ गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ फेज़ 3 जो है ये हमारा करंट फेज़ है। तो करेंटली अंडर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन बाय द सेंटर, ये अभी सेंटर यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना रही है। अभी ये प्लान हो रहा है कि इस फेज़ में क्या क्या करना है, कैसे समझना है लोगों का, अब क्या क्या हमें शॉर्टकमिंग्स देख रहे हैं उसको कैसे फुलफिल करना है। क्लियर है चीज़। तो जो भी हमारे स्टेट्स हैं ना, जो मतलब जिनका समुद्री तट है जिन भी स्टेट्स का, वहाँ पे क्या होता है ना, हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है। जो भी हम सामान मंगवाते हैं बोट से, शिप से आ रहा होता है, राइट। तो उनको कैसे रेगुलेट करना है वो सारा इस स्कीम के अंडर आता है। वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो पाए। तो इसको मेक श्योर करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लाया गया था ताकि सिक्योरिटी को हम लोग और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। क्लियर है ये चीज़। सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में कोस्टल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं हम लोग। सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स, तो क्यों ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना ज़रूरी है, तो हमारा जो भी ट्रेड होता है ना उसका 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम होता है, 75% बाय वैल्यू यानी कि पैसे के हिसाब से होता है, कैरी थ्रू सी रूट। समझ में आया। तो इस वजह से ना अगर ये रास्ता सिक्योर नहीं होगा तो हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इसी ट्रेड के, इसी रास्ते के थ्रू होती हैं। फिर है प्रोटेक्टिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारी कंट्री में 12 बड़े पोर्ट्स हैं लगभग, समझ में आएगा, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स हैं। तो ये पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अगर ये सिक्योर नहीं होगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। फिर है हमारे पास ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये लगभग आपका 2.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस एरिया में हमारी कंट्री का एक नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने का हक है। अगर ये सिक्योर नहीं होगा तो कोई भी आके फ़ायदा उठा सकता है या कुछ गलत काम कर सकता है। क्लियर है ये चीज़। फिर हमारे पास फिशरीज़ एंड फिशिंग कम्युनिटी, तो इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट फिशिंग नेशन है। अपना हमारे यहाँ ना लगभग 4 मिलियन फिशरमैन्स हैं जो कोस्ट के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं। उनकी सेफ्टी और उनका लाइवलीहुड भी जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो उनको भी खतरा हो सकता है। क्लियर है। फिर है टेररिस्ट थ्रेट्स, तो हमें ये पता है पास्ट में भी देखा गया है कि टेररिस्ट समुद्र के रास्ते से अटैक करने के लिए आते हैं। तो इसमें वही एग्जाम्पल दे रखा है जो नवंबर में हुआ था, 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था, वो समुद्र के रास्ते से ही आए थे। इसलिए ऐसे थ्रेट से बचने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। फिर इसके साथ साथ ना हमें ना कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं जिस वजह से उतना इजी नहीं हो पाता हमारे लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। पहला है टोपोग्राफी एंड लोकेशन, यानी कि जो आपको पता होगा इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया 7516 किलोमीटर लंबी है। तो ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये कोस्ट लाइन पूरी यूनिफॉर्म होगी हर तरीके से। कहीं ना कहीं से ना आपकी छोटी बड़ी नदियाँ भी हैं जो निकल जाती हैं और वो एक वॉइड क्रिएट कर देती है। उस वजह से ना जो इलीगली लोग हैं ना वो इधर से उधर आ सकते हैं, उधर से इधर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो यही बता रहा है वो कि इलीगल माइग्रेशन होता है, मैरीटाइम टेररिज्म होता है उन्हीं रास्तों की वजह से। जैसे कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल भी दे रखा है कि गुजरात के कच्छ एरिया में आपका ये वाली जगह है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर ये क्या कहते हैं सर क्रीक एरिया में है ये वाली जगह। ये इंडिया से शुरू होता है और पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ से घुसपैठिए आ सकते हैं, स्मगलर्स आ सकते हैं। तो ये फेवरेट स्पॉट बन गया है उन लोगों का, इन्फिल्ट्रेटर्स का यानी कि घुसपैठियों का और स्मगलर्स का। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इनसफिशिएंट मैन पावर इन इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि क्या कह रहा है ये हमारा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है अपना जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है ना, वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, मतलब जितने लोग चाहिए उतने नहीं हैं। इस वजह से लोगों को रिक्रूट करना मुश्किल हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होता है और उनकी काम करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास पुअर ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जो कोस्टल
एरिया है, वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं लोग, वहाँ पे हमें थोड़े अच्छे ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए, पर उनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी से नहीं होती है। अच्छी ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। फिर है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था, कई जगहों पर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो बेसिक चीज़ें चाहिए काम करने के लिए वो नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दे रखा है गुजरात और महाराष्ट्र का। वहाँ पे क्या है, वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ना सिक्योरिटी की वजह से बहुत अफेक्ट होता है। सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, प्रॉपर ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं है, वेपन्स नहीं है, बोट नहीं है, वेसल्स नहीं है प्रॉपर क्वांटिटी में। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिस वजह से ना उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इनएफिशिएंटली काम करते हैं वो लोग। फिर आते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्या कह रहा है आपका, जो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो हमारे गवर्नमेंट का पूरा ऑडिट हिसाब किताब देखते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि जो कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी नवंबर 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद, उसके पास अभी तक फुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचे हैं। मतलब जो भी सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज चाहिए थी वो अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक वो पुअर फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल है। इस वजह से भी काम हमारा देख लो कितना लेट चल रहा है। फिर है हमारे पास सिस्टमैटिक फ्लॉज, यानी कि कुछ सिस्टम में फ्लॉज हैं। These include inter and intra-agency confusion about areas of operational jurisdiction and lack of coordination, laws, procedure and governmental apathy। कहने का क्या मतलब है आपका, इंटर एंड इंट्रा एजेंसी कन्फ्यूजन का मतलब है अलग अलग एजेंसी, जैसे पुलिस हो गया, आपका कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी हो गया, और उनके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है कि किस एरिया में कितना है, मतलब कौन कहाँ पर काम करेगा। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, रूल्स लॉज ये प्रोसीजर्स उतने डिफाइंड नहीं है, जिस वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको उतना सीरियसली नहीं ले जितना गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। समझ में आ गया, यही गवर्नमेंट अपैथी का मतलब है। फिर हमारे पास फिशिंग वेसल मॉनिटरिंग। कहने का क्या मतलब है, इंडिया के पानी में 3 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट चलती हैं। इनमें से जो असली में मछली पकड़ रहे हैं और जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहचानना उनको। एग्जाम्पल के लिए इसमें दे रखा है 1993 में मुंबई के पास जो सीरियल अटैक हुआ था ना, उसमें जो एक्सप्लोजिव्स यूज़ हुए थे वो महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया से ले गए थे एक फिशिंग बोट के थ्रू। तो यही बात है। तो क्या की रिपोर्ट ये बताती है हमको कि मुंबई अटैक्स के बाद फोर्स नई फोर्स जो बनानी चाहिए तो उनको कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नहीं बनाई गई है अभी तक भी। तो यही सारी बातें हैं जिनको हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास अदर इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि पहला क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे कि नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, मरीन पुलिस हो गए, इनको अपग्रेड किया जा रहा है। उनको बेटर कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा काम और ज़्यादा और एफिशिएंसी से वो लोग काम कर सकें। इक्विपमेंट्स नए दिए जा रहे हैं, शिप्स नई, सबमरीन्स नई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके, ये सारे इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार के लिए एक ऐसी फोर्स है जिसमें इंडियन डिफेंस के तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड सब साथ में काम करते हैं। क्लियर है। फिर है हमारे पास प्रोजेक्ट सी बर्ड। इसके अंदर जो हमारा इंडियन नेवी है उसमें INS कदम्बा, ये जो है हमारा के नाम से बनाया गया है ताकि ये वो कर सके, गोवा के पास इसको बनाया गया है। फिर हमारे पास टेक्निकल सर्वेलेंस सिस्टम, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपके कोस्टल सर्वेलेंस हो गया, कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हो गया, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट हो गया। तो इनका एम है कि अपने जो भी हमारा समुद्री रीजन है ना, वहाँ एक कंप्लीट और इंटीग्रेटेड पिक्चर मिले हमें, मतलब सब कुछ हमें एक साथ दिखे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये NC3I वॉज स्टैब्लिश्ड, यानी कि NC3I को इसलिए बनाया गया था ताकि नेवी और कोस्ट गार्ड के जो भी ऑपरेशनल सेंटर्स और छोटे यूनिट्स हैं ना, वो पूरी कंट्री के आइलैंड पे फैल जाएं ताकि आइलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सके, एक दूसरे से आइलैंड्स कनेक्टेड रहे। समझ में आ गया। सिमिलरली ये भी है, इसको आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखो, आप एक चीज़ बताओ मुझे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। एक तो आजकल जो कोस्टल सिक्योरिटी की टेंशन बढ़ रही है ना, उस पर गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि कौन से एरियाज़ में शॉर्टेजेस हैं, कहाँ पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो भी अच्छे काम हैं, जो भी इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं, उनको सस्टेन करना होगा हमको, मतलब उनको चालू रखना होगा और ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना होगा ताकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करानी होगी। यही सभी एक बार रीड कर लेना आप लोग। तो इट वॉज ईजी टॉपिक। फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल्स 2020।
2024। तो टेलीकम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, फ़ोन पे बात करते हो, मैसेजेस भेजते हो, टीवी देखते हो, ये सारी चीज़ें आपका टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने अब ये नया रूल निकाला है, इसके तहत गवर्नमेंट आपका डेटा यानी कि जो आप बात करते हो, आपका फ़ोन, आपके मैसेजेस, ये इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी कि देख सकती है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन लीगली। ठीक है, तो आगे मैं बताती हूँ। तो यही है, इसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस, यानी कि आपके जो मैसेजेस हैं उनको लॉफुली, कानून के दायरे में रह के ही गवर्नमेंट देख सकती है, पढ़ सकती है। 2024 दैट अलाउज इंटरसेप्शन इन इंडिया। समझ में आ गया? तो ये रूल जो है 2024 वाला टेलीकम्युनिकेशन का, ये गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंसान को जो भी उनको सस्पिशियस लगेगा उसके मैसेजेस गवर्नमेंट रीड कर सकती है। क्लियर, ये चीज़ इंटरसेप्ट कर सकती है। इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। अब ये जो नया रूल आया है, इसके थोड़े से कुछ प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। पहला है लीगल बेसिस। तो नोटिफाइड अंडर सेक्शन 56 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। कहने का क्या मतलब है आपका कि ये रूल्स टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 56 के अंडर नोटिफाई किए गए हैं। यानी कि ये जो आपका नया रूल आया है ना, ये इसी एक्ट से अपनी पावर लेता है। 2023 के सेक्शन 56 से अपनी पावर लेता है। समझ में आ गया? और यहीं से पावर लेके गवर्नमेंट ने ये नया रूल बनाया है ताकि वो आपके मैसेजेस को टाइम पड़ने पर रीड कर सकती है, देख सकती है। ठीक है, तो ये था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंटरसेप्ट करना, जो मैसेजेस देखना वगैरह वगैरह, वो अब एक लीगल फ्रेमवर्क है नए टेलीकॉम एक्ट के अंदर। समझ में आ गया? और उसके बाद सुपरसीड्स रूल 419A ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951, यानी कि जो आपका पुराने रूल्स थे 419 एंड 419A, इन दोनों रूल को सुपरसीड कर दिया। यानी कि अब इनके बदले ये नया रूल आ चुका है, ये अब हट चुका है। ये जो रूल है आपका इंडियन टेलीग्राफ रूल 1951 का पार्ट था, तो इसको हटा के अब ये नया रूल आ गया है आपका टेलीकम्युनिकेशन 2024 वाला। समझ में आ गया? यानी कि अब वो सारे रूल्स हैं, ये वाले जो हैं सारे आपके, ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। इस वजह से अब ये नए रूल्स लाने की ज़रूरत थी। इसके बाद ऑथराइज एजेंसीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज को ऑथराइज करे मैसेजेस इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन इंटरसेप्शन तभी किया जा सकता है जब कोई पब्लिक इमरजेंसी हो या पब्लिक सेफ्टी का कोई इशू हो, और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि होम सेक्रेटरी वगैरह हो गए, तो उनको इंश्योर करना पड़ता है आपको कि ये पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है या ये पर्सन सस्पिशियस है थोड़ा सा, तो इस वजह से हमें जो है ये इनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट कभी भी आपके मैसेजेस को रीड कर सकती है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की हाईलाइट्स ऑफ दिस एक्ट देखते हैं इसको फटाफट से। प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस। ऑथराइजेशन प्रोसेस, यानी कि कौन ऑर्डर देगा मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने का। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। क्या है देखो, ओनली अ जॉइंट सेक्रेटरी और अ हायर कैन इशू इंटरसेप्शन ऑर्डर्स। कहने का क्या मतलब है, सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर ही है जो मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। ये इंश्योर करता है कि हाई लेवल अकाउंटेबिलिटी हो, इंटरसेप्शन ईजिली मिसयूज ना हो पाए। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से फिर एक्सेप्शन फॉर रिमोट एरियाज ऑपरेशनल रीजंस, यानी कि अगर किसी रिमोट एरिया में इमरजेंसी हो या किसी ऑपरेशन के दौरान तुरंत एक्शन लेना हो, ऑथराइज एजेंसी का हेड या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर, कम से कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक हो, वो भी ऑर्डर इशू कर सकता है अगर उसके पास अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो। ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर को 7 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्मली कंफर्म करवाना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि इनसे। समझ में आ गया? तो ये था आपका ऑथराइजेशन प्रोसेस। फिर है सेफगार्ड एंड रिव्यू। इंटरसेप्शन तभी अलाउ होगा जब वो एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट के पास, उसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है जिससे हमें कुछ पता चल सके। समझ में आ गया? लेकिन मैसेजेस के अलावा भी अगर कोई तरीका है उससे हमारा काम बन रहा है तो आप वो करो। मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना सबसे लास्ट तरीका है, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है, और जो भी ऑर्डर इशू होगा ना, उसको सेंट्रल या स्टेट रिव्यू कमेटी के पास 7 दिन के अंदर भेजना मैंडेटरी है ताकि वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सके। क्लियर है आपका? ये कह रहा है। अब इसके बात करते हैं क्या कहते हैं रिव्यू कमेटी की। तो सेंट्रल रिव्यू कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत सीनियर पोस्ट है ये। और मेंबर्स कौन होंगे आपके?
सेक्रेटरी लीगल अफेयर, सेक्रेटरी टेलीकॉम। समझ में आ गया, ये इसके मेंबर है। और स्टेट रिव्यू कमेटी का कौन चेयरपर्सन है? चीफ सेक्रेटरी। और मेंबर्स कौन है? सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, दिस कुड बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। फिर वैलिडिटी पीरियड, वैलिडिटी पीरियड कहने का मतलब क्या है? ऑर्डर कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। तो इनिशियल डेज में तो 60 डेज तक रहेगा अगर पहला होगा तो, और मैक्सिमम पीरियड आपका कितना है? 180 डेज तक रह सकता है, यानी कि 3 बार एक्सटेंड हो सकता है। हर 60 दिन के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 180 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर है डेटा डिस्ट्रक्शंस, प्राइवेसी का प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी इंटरसेप्टेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको 6 मंथ्स के बाद डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। आपने जो भी इंटरसेप्शन से मैसेजेस रिसीव किए हैं, पढ़ा है, रिकॉर्ड रखा है अपने पास, उसको आपको 6 महीने के अंदर हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी कोर्ट केस के काम आ रहा है या किसी एजेंसी को फंक्शनल रीजंस की वजह से वो चाहिए, तो आप उनको रख सकते हो अपने पास, लेकिन ऑब्वियसली उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हो टेलीकम्युनिकेशन रूल्स का। इसके बाद देखते हैं लीगैलिटी ऑफ इंटरसेप्शन इन इंडिया। तो पहला क्या है इसमें? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। ये जो है ना आपका नया लॉ है, इसने ना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 इन दोनों को हटा दिया है, रिपील कर दिया है, और उसके बदले ये एक्ट आ गया है। तो पहले जो ये पुराने एक्ट थे ना, ये गवर्नमेंट को ये पावर देते थे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे कम्युनिकेशन मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ये नए टेलीकॉम एक्ट 2023 है, इसके अंडर भी इंटरसेप्शन अलाउड है, लेकिन सिर्फ आपके पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी को लेकर अगर आपका कोई कंसर्न है तभी आप मैसेजेस इंटरसेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। वो भी अगर ये आपका लास्ट ऑप्शन है आपके पास तो। क्लियर है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने की लीगल पावर देता है ये एक्ट। समझ में आ गया। सेक्शन इसमें 69, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव या स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई सस्पिशियस ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हो रहा है अगर, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क हो, तो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर सकती है सेक्शन 69 के अंडर। क्लियर है ये चीज़। देन है आईटी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009। समझ में आया। तो ये जो है ना, ये आपका स्पेसिफाई करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि होम सेक्रेटरी हो गया, और यही लोग हैं किसी गवर्नमेंट एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी बिना प्रॉपर अप्रूवल के कोई एजेंसी किसी का डेटा इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। यही बात कहता है ये। समझ में आ गया। फिर हमारा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस। समझ में आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। कोर्ट ने बोला कि फोन टैपिंग इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 का ये उल्लंघन है, आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ जाता है। लेकिन अगर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करना हो गया, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में अलाउड है, तो फोन टैपिंग लीगल हो सकता है। क्लियर है ये चीज़। यही बात कह रहा है। इसके बाद आपका ये, अगर मैं इसको एक बार समराइज कर दूँ आपको, तो टेलीकॉम एक्ट 2023 क्या करता है? इमरजेंसी या सेफ्टी के टाइम पे टेलीकॉम डिवाइस आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। फिर आपका आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है? इसका सेक्शन नंबर 69, कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इंटरसेप्शन आप कर सकते हो। फिर आईटी रूल आपका 2009 वाला क्या कहता है? इंटरसेप्शन सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से होगा। फिर आपका ये वाला केस क्या कहता है? कि फोन टैपिंग वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट ये जस्टिफाइड है आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 2 के अंदर, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद अब कुछ कंसर्न भी है इस इंटरसेप्शन, नए जो इंटरसेप्शन के रूल्स हैं उसको लेके। पहला है प्राइवेसी कंसर्न। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2003 जो है ना, इसमें टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन ना बहुत ब्रॉड है। उसमें लिखा गया है कि ट्रांसमिशन, एमिशन, रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेजेस बाय वायर, रेडियो, ऑप्टिकल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन कॉल, SMS, इंटरनेट एक्टिविटी, व्हाट्सएप चैट्स, इवन ईमेल, सब कुछ इसके अंदर आता है। क्लियर है। यानी इंक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म जैसे आपके व्हाट्सएप हो गए, सिग्नल हो गए, एक्सेट्रा, वो भी आपके इसके सर्विलेंस का स्कोप में आ जाते हैं, जो प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। क्लियर है। इसके बाद आपका कहता है ये लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब है कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक ऑर्डर का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया इस एक्ट में, तो इसका मिसयूज हो सकता है। जैसे अगर छोटी मोटी बातों के लिए या पॉलिटिकल मोटिवेशंस के बेसिस पे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है बिना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन के। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास दोनों पावर्स हैं, इंटरसेप्शन ऑर्डर इशू
इशू करने की और उसी ऑर्डर को रिव्यू करने की, यानी कि गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये इम्पार्शियलिटी को हार्म करता है, यानी न्यूट्रल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड या अनलॉफुल इंटरसेप्शंस हो जाए और उन पे किसी का कंट्रोल ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। फिर इनडिफिनाइट रिटेंशन इन सम केसेस, तो रूल्स अलाउ करते हैं कि इंटरसेप्टेड मैसेजेस को इनडिफिनाइट टाइम तक रखा जा सकता है अगर किसी फंक्शनल पर्पस के लिए चाहिए हो। लेकिन ये फंक्शनल पर्पस क्या है और कितने टाइम तक रखा जा सकता है, इसका कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। तो इससे हमारा मास सर्विलेंस का डर बन जाता है। क्लियर है ये चीज़। फिर लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि रूल्स में टीएसपी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उन पर प्रेशर डाला जाए तो वो अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे सर्विलेंस अनऑथराइज क्यों ना हो। समझ में आ गया। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर ट्रस्ट जो है दोनों ही खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक स्क्रूटिनिटी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के थ्रू अगर कुछ गलत हुआ तो उसका एविडेंस ही नहीं बचेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के जो एक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपेक हो जाते हैं। बस यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इसका ये देखते हैं फटाफट से। लिमिट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कहने का क्या मतलब है कि अभी पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक ऑर्डर जैसे टर्म्स काफ़ी वेग है, पता नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इन्हें क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि इंटरसेप्शन सिर्फ जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो, ना कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए। इससे गवर्नमेंट के पास जो डिस्क्रिशन है उसका मिसयूज़ रोकने में हमें हेल्प मिलेगी। क्लियर है। फिर एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी, ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड हो, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी हो या जुडिशियल रिव्यू बोर्ड हो, कुछ भी हो। और इसका काम क्या होगा, हर इंटरसेप्शन ऑर्डर का न्यूट्रल इवैल्यूएशन करना, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ना वो इधर का हो ना वो उधर का, वो देखे कि ये जो ऑर्डर आया है सही है कि नहीं है। तो ये इंश्योर करेगा कि लीगल प्रोविजंस जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं। तो इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। फिर है प्रोटेक्शन टू टीएसपीज। अब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मतलब टीएसपीज को ऐसे सिचुएशन में लीगल सेफगार्ड्स हमें देना चाहिए जहां उनसे मन मर्जी से इंटरसेप्शन ना करवाया जाए, उनकी डिमांड ना की जाए। अगर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो बिना प्रेशर के लॉ फॉलो करेंगे, अनऑथराइज सर्विलेंस का रिस्क कम हो जाएगा। देन है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। तो पहला क्या है इसमें, मैंडेट अ पीरियोडिक ऑडिट फॉर इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स, यानी कि इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स का रेगुलर ऑडिट होना चाहिए बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये ऑडिट इंश्योर करेगा कि कोई भी पावर का मिसयूज ना करे। देन है हमारे पास नेक्स्ट, डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर पीरियोडिक पब्लिक रिपोर्टिंग ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ इंटरसेप्शंस व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी। कहने का क्या मतलब है कि पीरियोडिक पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश की जाए जिसमें बताया जाए कितने इंटरसेप्शंस हुए, किस नेचर के केसेस थे, बिना कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज किए। इससे पब्लिक ट्रस्ट बना रहेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज आपकी नहीं होगी। फिर है हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल थ्रू इम्पार्शियल रिव्यू फॉर एनी विलफुल मिसयूज ऑफ इंटरसेप्शन पावर्स, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इंटरसेप्शन ऑर्डर्स अप्रूव करती हैं उनको भी रिव्यू के दायरे में लाना जरूरी है। अगर उन्होंने पावर का विलफुल मिसयूज किया हो तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो यही है आपका, आई होप दिस इज क्लियर। इससे ना आपका मेंस का क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है। तो इस टॉपिक को अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे तो मेंस के पर्पज से प्रिपेयर करना कि मेंस में कैसा आएगा। इसे प्री में हार्डली कुछ पूछा जाएगा, बट फिर भी जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे ना इसको, तो आप लोग प्री के लिए ऑटोमेटिकली इतने हो जाओगे तैयार कि आप लोग इसको प्री के लिए भी आंसर कर पाओगे। क्लियर है। इसके बाद जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इनको देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, करने से पहले एक बात और, ये जो न्यूज़ेज़ है ना ये छोटे छोटे हैं, तो ये आपके प्री के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक दो न्यूएंसेस आप लोग देखते चलना, आपको मिल ही जाएंगे हर टॉपिक में जो आपके प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि 2025 में हम कुछ ऐसे चेंजेस करने वाले हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। कहाँ पे करने वाले हैं चेंजेस, तो इन 3 सेक्टर्स में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बेसिकली हम चाहते हैं जो हमारा डिफेंस सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और ये तीनों सेक्टर्स आपस में मिलकर काम करें। इसलिए हम लोग 2025 में इनमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे ताकि ये लोग मॉडर्नाइज्ड वेपन्स यूज़ करें, AI/ML का यूज़ करना सीखे थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो टाइम के साथ साथ ये लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करें, टेक्नोलॉजी एडवांस तरीके वाली यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है ये आइडेंटिफाइड एरियाज फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन, यानी कि अब वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हम लोग मॉडर्नाइज्ड वे में जा सकें। जैसा इनका कहना है कि हम लोग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को अब मॉडर्नाइज तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे। पहला है आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, यानी कि
ये होता क्या है ना कि आर्मी अलग काम करती है, आपकी नेवी अलग काम करती है, एयरफोर्स अलग काम करती है, लेकिन आईटीसी में क्या होगा कि ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, जो भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा ना उसको रिजॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर बॉर्डर पे कोई टेंशन है तो एक आईटीसी बनाएंगे जिसमें हम लोग आर्मी के सोल्जर्स रखेंगे, नेवी के सोल्जर्स, नेवी के शिप्स होंगे, एयरफोर्स के फाइटर्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, तो ये सब एक ही कमांड के अंडर काम करेगा ताकि जो हमारा दुश्मन है ना उसको हर तरफ से घेरा जा सके। और इससे क्या होगा, हमारा इन तीनों के बीच कॉपरेशन बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें, ताकि ये तीनों मिलके आगे आने वाले खतरे को डिटेक्ट कर सके और उस पर काम कर सके, हमेशा तैयार रहे लड़ने के लिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े। तो ये है। दूसरा है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू डोमेन्स। कहने का क्या मतलब है कि अब जो आने वाला टाइम आने वाला है वो टेक्नोलॉजी का है, तो इसलिए हमारा फोकस साइबर और स्पेस डोमेन्स पर भी रहना चाहिए। साइबर का मतलब आपको पता ही है, इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई वॉर है तो, और स्पेस का मतलब है अगर हमें ना अपनी पावर्स को ना अंतरिक्ष में भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमारा क्या है, AI/ML की जितनी भी चीज़ें हैं, AI/ML से रिलेटेड, हाइपरसोनिक से रिलेटेड, हाइपरसोनिक का मतलब होता है बहुत तेज़ स्पीड वाले हथियार, तो उन सब से रिलेटेड नए टेक्नोलॉजीज़ पे हमें फोकस रखना चाहिए ताकि हमारी जो फ्यूचर सेना है ना वो लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जो वॉर हो, साइबर वॉर हो, ठीक है, स्पेस में हो, जो भी हो हमें नहीं पता, AI/ML का यूज़ हो, इसलिए हमें अपनी सेना को एडवांस रखना है ताकि वो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेहतर बन सके। फिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड नॉलेज शेयरिंग। देखो अगर हमें चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए तो वो हमें चाहिए कि हम लोग खुद उसको बनाएं, ठीक है, या फिर अगर जो कंट्री बना रही है ना उनसे ट्रेनिंग ले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें भी सिखाओ कैसे बनाओगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर दो देश या दो कंपनीज आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करें। समझ में आ रहा है? इसको और आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज़ करेगी। PPP आप लोगों ने इकोनॉमी में ज़रूर पढ़ा होगा। जब PPP होता क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनीज के पास क्या होता है, एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट हेल्प ले सकती है उनकी, ताकि वो लोग गवर्नमेंट का जो भी काम है शिप्स को लेके, जैसे वेपन्स बनाना है नए, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कुछ हेल्प कर सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ना कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, इनको आगे डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से फिर एक कोलैबोरेशन को, अभी क्या होता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब ब्रेकिंग सिलॉज यानी कि अलग अलग काम करने की प्रैक्टिस को ख़त्म करना, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट और सेना का मिलकर काम करना, और इंटर सर्विस कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का आपस में मिलकर काम करना, ट्रेनिंग करना, इनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सब मिलकर और इफेक्टिव तरीके से काम करें। समझ में आ गया? फिर हमारे पास डिफेंस एक्सपोर्ट एंड R&D। कहने का क्या मतलब है, अब सिर्फ अपनी सेना को ही तगड़ा नहीं बनाना है हमको, बल्कि इंडिया को एक रिलायबल एक्सपोर्टर भी बनाना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं, जो भी टूल्स हैं, हथियार हैं, वो हम लोग इंडिया में बनाएं। समझ रहे हो बात? तो इस वजह से गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया को हमें क्रेडिबल एक्सपोर्टर भी बनाना है जो बाकी कंट्रीज़ को ये वेपन्स बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो और इस वजह से हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे। अब देखते हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स, यानी कि डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। प्राइवेट एंड MSME पार्टिसिपेशन। प्राइवेट एंड MSME पार्टिसिपेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनी को किस तरीके से इन्वॉल्व किया गया है, MSME को किस तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। MSME का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो। तो IDX स्कीम, और दूसरा है आपका सीजन पोर्टल टू बूस्ट इंडिजनाइजेशन। अब ये होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आपका IDX स्कीम है ना, ये स्कीम और ये पोर्टल इसलिए बनाए गए थे ताकि कंपनीज जो भी बाहर है ना, वो देखो ये जो पोर्टल है ना, इस पोर्टल में क्या होता है, जैसे आर्मी और ये जो नेवी वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, इनको किन किन टूल्स की ज़रूरत है, क्या क्या टूल्स गवर्नमेंट को चाहिए जो इनको प्रोवाइड किया जा सके, गवर्नमेंट इस वेबसाइट पे वो सारे लिस्ट कर देती है, ठीक है, कि हमें इस तरीके के टूल्स चाहिए, ऐसे टूल्स चाहिए। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या MSME है, जैसे मैं हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि हमारी कंपनी ये वाला वेपन बना सकती है, तो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें कि हम लोग ये बनाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये पोर्टल बनाया हुआ है ताकि अगर कोई हेल्प करना चाहे, कोई कंपनी इनिशिएट करना चाहे उसको बनाने के लिए, तो वो ईजिली कर सकती है। समझ में आ गया?
साथ ही आपका अगर मैं बात करूं IDX स्कीम की, तो ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि गवर्नमेंट आपको पैसे देगी अगर आप नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, किस तरीके से हम लोग डिफेंस के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं, किस तरीके से उनको और मॉडर्न बना सकते हैं। ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो अभी जिन्होंने काम शुरू ही किया होता है, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन भी देंगे और काम भी करेंगे, और उसके लिए फ़ंड उनको कौन करेगा, गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी देगा। क्लियर है। फिर लिबरलाइज FDI पॉलिसी। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि फॉरेन से अगर कोई हमारे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए रेस टू 74% ऑटोमेटिक रूट, यानी कि आप लोग डिफेंस वाली कंपनी में 74% तक शेयर खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, और 74 क्या आप 100% भी कर सकते हो। समझ में आया, 100% भी आप शेयर ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी बहुत ईजी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स लिए गए हैं। अगर बाय चांस वैसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन बने कि डिफेंस को हम लोग कैसे और मजबूत बना सकते हैं, एक तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, AI ML ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड्स है, राइट। तो हम लोगों को इन वर्ड्स को तो यूज़ करना ही है, साथ में छोटे मोटे इनिशिएटिव्स हैं, इनको भी कहीं साइड में लिख के रखा करो, ताकि आप लोग किसी ना किसी आंसर में इनका यूज़ कर पाओ। क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्या है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इन वॉरफेयर। तो इस लाइन का मतलब पता है क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि पहले क्या होता था वॉर्स में ना, तो पहले के जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना वॉर्स में युद्ध वगैरह करने के, वो कम्प्लीटली अब चेंज हो रहे हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम मॉडर्न और एडवांस तरीके अपनाएं जो आज की डेट में चल रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। तो ये है इस लाइन का मतलब। तो अब क्या क्यों है ये न्यूज़ में, रक्षा मंत्री सेड दैट मास्टरिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इज़ नीड ऑफ द आवर। कहने का क्या मतलब है कि जो भी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं अब जो अब रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे आपका AI आ गया है अब, और साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन चीज़ों से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस और मॉडर्न वेपन्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। वो हम लोगों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, आपका AI हो गया, प्रॉक्सी वॉरफेयर हो गया, ये मैं आपको अभी आगे भी समझाऊंगी, स्पेस वॉरफेयर हो गया, साइबर अटैक्स हो गया। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अब वॉर का फॉर्म ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इनसे ना हम लोग, जैसे पहले हम लोग वॉर में लड़ाई करते थे, उन तरीकों का यूज़ करके हम लोग नहीं लड़ सकते। इनसे लड़ने के लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मॉडर्न बनाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इन वॉर से जीत सकते हैं। तो क्या है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ इन वॉरफेयर। देखो, सबसे पहला है AI बेस्ड वॉरफेयर। तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हर चीज़ में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले जितने भी हथियार हो गए, गैजेट्स हो गए, वेपन्स हो गए, और सिस्टम हो चुके हैं, ऐसे सिस्टम्स बन चुके हैं जो अपने आप डिसीजंस लेते हैं, रोबोट्स आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग भी उन चीज़ों को सीखें, और AI वाले टूल्स कैसे बनाए जाते हैं उनको इंडिया में डेवलप करें, कैसे वो यूज़ होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें AI से चलने वाले जितने भी ड्रोन्स हैं उनको हम लोग खुद टारगेट करें, खुद बनाएं। तो ये सारी चीज़ें ये बात करता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। ये एक मिलिट्री पावर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उनको इस्तेमाल किया जाता है वॉर के दौरान अटैक करने के लिए और बचने के लिए। तो इससे जो भी हमारे एनिमीज़ होते हैं ना, उनके कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को हम लोग जैम कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। फिर है आपका स्पेस वॉरफेयर। तो ये आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। इसमें आपका काइनेटिक यानी कि फिजिकल अटैक, जैसे कि मिसाइल वगैरह मारना हो गया, नॉन काइनेटिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक या साइबर हमले वगैरह जो होते हैं उनका इस्तेमाल शामिल है इस चीज़ में। समझ में आ गया। तो यही है सारा। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है आपका एंटी सैटेलाइट वेपन्स, तो वही बात कर रहा है ये। उसके बाद है हमारे पास साइबर अटैक्स। तो साइबर अटैक्स तो हमें पता है ये जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करना है, किसी देश की इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ चीज़ें हैं वो चुराने के लिए काम आता है। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इस पे साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो इसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। अब इश्यूज़ भी है कुछ इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में। इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो दूसरी कंट्रीज़ पर हावी हो सकती है। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि ऐसे लोग या ग्रुप्स होते हैं जो किसी देश की गवर्नमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये उनके हाथ में है, तो यही बात है। उसके बाद है हमारे पास लीगल गैप्स। इन टेक्नोलॉजीज़ को वॉर में इस्तेमाल करने के लिए अभी तक इंटरनेशनल लॉज नहीं बने हैं जिससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, तो इससे ह्यूमन राइट्स खतरे में आ सकता है। फिर डुअल यूज़ डिलेमा। कहने का क्या मतलब है, वो टेक्नोलॉजीज जो शांति के काम
काम के लिए बनाई गई थी उनको मिलिट्री काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सिविलियंस यानी कि जो हम आम लोग हैं और जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बीच की जो लाइन है ना वो थोड़ी हट जाती है। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास अदर इश्यूज़ जैसे कि एल्गोरिथम बायस हो गया, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ हो गया, पोटेंशियल फॉर AI आर्म्स रेसेस एक्सेट्रा। तो ये क्या बात कर रहा है कि इनका भी खतरा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली आपके फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वॉर का नया रूप लेती जा रही हैं। वॉर जो होगी ना अब इन तरीक़ों से होगी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके होंगी, इन तरीक़ों से किया जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अब इसके बाद स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर अडॉप्टिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। अब इंडिया ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे हम लोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सीख सकें, अपना सकें। पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस AI काउंसिल, यानी कि इंडिया ने डिफेंस AI काउंसिल बनाया है जो बेसिकली एक हाई लेवल ग्रुप है जो डिफेंस में AI के इस्तेमाल को देखेगा। और डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी बनाई है जो AI प्रोजेक्ट को एक्चुअली प्लान और एग्जीक्यूट करेगी। मान लो AI को आर्मी में लाने के लिए 2 मेन डिपार्टमेंट्स हैं, समझ में आ गया। इसके बाद प्रोजेक्ट सीकर AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है जो AI का इस्तेमाल करता है फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए। जो AI बेस्ड कैमराज और सिस्टम जो ऑटोमेटिकली लोगों को पहचान सकते हैं और हर चीज़ पर नज़र रख सकते हैं। देन अंतरिक्ष अभ्यास 2024 फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज टू इंटीग्रेट इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी इन मिलिट्री ऑपरेशंस। कहने का क्या मतलब है, ये इंडिया की पहली स्पेस एक्सरसाइज थी। इसका मकसद था कि इंडिया की स्पेस पावर को मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करना, यानी कि स्पेस में जो भी इंडिया के पास कैपेबिलिटी है उसको युद्ध के टाइम पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उस चीज़ को लेके। देन है DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन एडवांस टेक्नोलॉजी एरियाज ऑफ वॉरफेयर। कहने का क्या मतलब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा DRDO ने यंग साइंटिस्ट के लेबोरेटरीज बनाए हैं। इन लेबोरेटरीज का काम है वॉरफेयर की एडवांस टेक्नोलॉजी एरियाज में सॉल्यूशन निकालना। बेसिकली ये फ्यूचर के वॉर के लिए नए और एडवांस तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये सारे स्टेप्स हमने लिए हैं ताकि हम लोग भी अगर कोई ऐसा वॉर होता है इन फ्यूचर जैसे हालात बनते जा रहे हैं तो फिर हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहें। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बैंक्स को ये एडवाइस दिया है कि वो जल्दी से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C के साथ जुड़ जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं। क्यों? जब बैंक्स इनके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे तो अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की कोई कंप्लेंट करता है तो वो सीधा उस बैंक के पास जाएगा जिसमें प्रॉब्लम हुई है, तो इससे बैंक जल्दी से उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स जितने भी हो रहे हैं ना वो फ्रॉड्स ना हो, थोड़े कंट्रोल में आ जाएं। समझ में आ गया? फिर अबाउट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको जो है कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि साइबर क्राइम से लड़ना, खास तौर पे जो विमेन और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट होते हैं, ये कंप्लेंट फाइन करना आसान बनाता है उन कंप्लेंट्स को, उन प्रोसीजर्स को, और उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो ये लॉ एनफोर्समेंट को पहले से वार्निंग्स देता है और ऐसे स्टेप्स उठाने में मदद करता है जिससे क्राइम ही ना हो। साथ ही ये पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, ये पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स को साइबर रिलेटेड फील्ड्स में ट्रेनिंग देने में भी हेल्प करता है ताकि वो साइबर क्राइम से और अच्छे से निपटने में उनकी हेल्प हो सके। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है ये। आई होप दिस इज़ क्लियर। छोटा सा था ये न्यूज़। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पिग बुचरिंग स्कैम। अच्छा, इस टॉपिक को ना आप लोग काफ़ी ध्यान से समझना है क्योंकि मैं बताती हूँ ये ना स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। क्योंकि ना आपका ना UPSC का ये ट्रेंड रहा है हमेशा से, वो कोई भी एक वर्ड आपको दे देता है और उससे एसोसिएटेड दे देगा कि बताओ ये टर्म जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है पिग बुचरिंग स्कैम ये किससे एसोसिएटेड है। क्लियर है ये चीज़? तो ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट निकाली है और उसमें उन्होंने एक नए तरीके के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया जिसको वो लोग पिग बुचरिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कैम कह रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो पिग बुचरिंग स्कैम को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट स्कैम भी कहते हैं। अब ये स्कैम है क्या, देखो तो ये ना ग्लोबल फिनोमेना है, मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है और इसमें बहुत बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि साइबर स्लेवरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। समझ में आ गया? और इसमें होता क्या है, ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। इसमें विक्टिम जो होता है उसको धीरे धीरे बड़े अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लालच दिया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में
वो एक स्कैमर हो जाता है और सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। समझ में आ गया? तो स्कैमर्स आपके ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यूथ हो गए, इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली इस स्कैम में ना मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, पैसों का घोटाला होता है। तो उन लोगों को धीरे धीरे लालच देके कोई एक स्कीम का लालच दे देते हैं, इसमें वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहले छोटा अमाउंट होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है एंड देन लास्टली वो लोग लेके भाग जाते हैं। तो इसी को हम लोगों ने पिग बुचरिंग स्कैम का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेवल कॉम्बिटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वगशीर कमीशन। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो भी हमारे युद्ध के लिए ये जो बनाए गए शिप्स और सबमरीन्स के बारे में ये न्यूज़ है। तो इसमें हमारा INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वगशीर, ये तीनों शामिल है और इनको एक साथ कमीशन किया गया है, यानी कि इंडियन नेवी में एक साथ शामिल किया हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में। तो देखते हैं और भी डिटेल में। दिस फर्स्ट ट्राई कमीशनिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड सबमरीन्स मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन नेवल इंडिजिनाइजेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है? ये पहली बार हुआ है कि इंडिया में ही बनाए गए हैं एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक आपका सबमरीन। ठीक है, इनको एक साथ इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के सपने को सच करने की तरफ, जिसमें इंडिया नेवल इंडिजिनाइजेशन यानी कि अपने आप से नेवी के लिए सामान बनाना और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में। अब इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। INS सूरत जो है, क्या है ये आपका फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ द P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। कहने का मतलब क्या है? ये P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी शिप है, यानी कि ये ऐसे बड़े वॉर पॉट हैं जिनमें मिसाइल्स लगी हैं और ये प्रोजेक्ट को अब पूरा हो गया, ये वाला प्रोजेक्ट ना पूरा हो गया। इसके बाद है हमारे पास INS नीलगिरीज। ये क्या है? ये फर्स्ट शिप है ऑफ द P17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट डिजाइंड बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। उसके बाद INS वगशीर, ये सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन है ऑफ द P75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट बिल्ट बाय मुंबई बेस्ड मैग्जॉन डॉक लिमिटेड। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रॉयर है, कौन सा आपका फ्रिगेट है, कौन सा आपका सबमरीन है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग पेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, ये इंडिया में ही बनाई गई है और क्या कहते हैं, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिज़ाइन पर बेस्ड है, ये उसी से इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है। इसके बाद ज़रा ये देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ऑफ नेवल इंडिजिनाइजेशन। पहला इसमें सागर पॉलिसी, तो इसका मतलब ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है सागर का। ठीक है, तो ये इंडिया का विजन है, इंडियन ओशन रीजन में सबकी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का नेवल इंडिजिनाइजेशन इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, फिर आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो कहने का क्या मतलब है, हमारा अपने टेरिटोरियल वाटर्स जैसे कि जो हमारा समुद्री इलाका है उसको प्रोटेक्ट करना और समुद्र में आने जाने की फ्रीडम को इंश्योर करना। समझ में आ गया? ताकि कोई भी कंट्री जो है डोमिनेट ना करे वहाँ पे। फिर है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर है सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स, जो ट्रेड के रास्ते हैं ओशन के थ्रू, समुद्र के थ्रू उनसे जाते हैं, उनको सुरक्षित रखना। फिर हमारे पास सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ के लिए किसी और पर डिपेंड ना करना। तो ये पूरा हमारा गोल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंडियाज नेवल इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स क्या है, देखते हैं फटाफट से। ये पहला है पॉलिसीज इंडियन नेवीज मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान। ये क्या है? इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया का टारगेट है कि 2027 तक उनके पास 200 शिप्स हों और वो अपनी नेवी को सिर्फ खरीदने वाली नेवी से अपने आप बनाने वाली नेवी में बदलना चाहते हैं। क्लियर है ये चीज़? फिर है दूसरा हमारे पास इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान 2015 से 2030। ये प्लान डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग MSME को एनकरेज करता है कि वो शिप बनाने में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसके बाद है नेवीज एक्सपेंशन ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि पिछले 10 सालों में इंडियन नेवी में जो 40 नेवल वेसल्स बने हैं, शामिल हुए हैं, उनमें से 39 इंडिया के ही शिपयार्ड्स यानी कि इंडिया में ही बने हैं। और ये आपका इसके एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं यहाँ पे। INS विक्रांत हो गया, INS अरिहंत हो गया, INS अरिघाट हो गया, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर बने हुए हैं। क्लियर है? फिर हमारे पास R&D इनिशिएटिव्स, यानी कि हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना चाहिए। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, यानी कि पानी के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखनी चाहिए हमारे पास, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए। फिर है हमारे पास ये साइंटिफिक पार्टनरशिप विद इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन के आसपास के कंट्रीज़ के साथ साइंस के फील्ड में मिलकर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाना जो अपने आप काम कर सके, जैसे कि माइन डिटेक्शन हो गया, हाई रिस्क काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे माइन डिटेक्शन, जैसे समुद्र में कई सारी जगहों पे आपकी माइंस होती हैं, उनको ढूंढना, तो ये आपके हाई रिस्क वाले काम है, इनको हम लोग कर सके। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कितना काम कर रहा है, और ये जो नए शिप्स और सबमरीन्स कमीशन हुए हैं ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, अब तो छोटे छोटे से ही हैं, फटाफट देख लेते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल NAG-MK2, तो ये एक तरीके का मिसाइल है, इसके बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली DRDO ने अनाउंस किया है कि वो ATGM NAG-MK2 के फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स अभी हाल ही में पोखरण विलेज रेंज राजस्थान में सक्सेसफुली रहे हैं। ये आपको नाम पता होना चाहिए, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस मिसाइल के बारे में समझते हैं आपके। तो ये इंडिया में डेवलप किया गया 3rd जनरेशन आपका ATGM है, यानी ये टैंक जैसे बड़े व्हीकल्स को बर्बाद करने वाली मिसाइल है और ये बहुत एडवांस्ड है। समझ में आ गया। इसमें ना आपका फायर एंड फॉरगेट, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपका क्या है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऑपरेटर लॉन्च करने से पहले टारगेट को लॉक कर सकता है और मिसाइल खुद ही जाकर एग्जैक्ट जगह पर हिट करेगी, भले ही मैदान कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। समझ में आ गया, ये है। इसके बाद ये इतना ज़्यादा पावरफुल है हमारे कि जो मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल्स हैं जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है जो मिसाइल के अटैक को कम करता है, उनको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। समझ में आ गया। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद है गाइडेंस, ये कैसे जाती है टारगेट तक। तो ये पैसिव होमिंग यूज़ करती है। पैसिव होमिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये ना एक ऐसा सिस्टम है जो इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए, यानी कि ये टारगेट की गर्मी को सेंस करके उसकी तरफ जाता है। समझ में आ गया। फिर है हमारे पास ऑपरेशन, यानी कि डे एंड नाइट ऑपरेशन, दिन और रात दोनों ही टाइम में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो बेसिकली हमारा ये जो NAG-MK2 है ना, ये बहुत ही एडवांस इंडिया में ही बना मिसाइल है जो टैंक्स को बर्बाद कर सकती है। इसको छोड़ने के बाद ये अपने आप टारगेट को ढूंढकर हिट करती है और ये दिन में रात में कभी भी काम कर सकती है। इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स का मतलब है कि इंडिया की मिलिट्री पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। समझ में आ गया। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट भार्गवास्त्र, ये भी एक तरीके का मिसाइल ही आपका। तो इंडिया ने अभी सक्सेसफुली इसको अपना पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, भार्गवास्त्र रखा है। इसको स्वॉर्म ड्रोन्स के थ्रेट से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं, तो स्वॉर्म ड्रोन्स का मतलब होता है बहुत सारे छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, यानी बिना पायलट वाले छोटे उड़ने वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, जो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब ऐसे सोचो कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ एक साथ एक बड़ा शेप बनाकर मूव करती हैं, वैसे ही कुछ ड्रोन्स का सिस्टम होता है। उनसे लड़ने के लिए इसको बनाया गया है। इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं हम लोग। पहला है डिटेक्शन कैपेबिलिटी, यानी कि ये छोटे आते हुए ड्रोन्स को 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक पहचान सकता है। फिर रैपिड रिस्पॉन्स, यानी कि इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर जल्दी से डिप्लॉय और इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारे पास मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, यानी कि ये एक साथ 64 टारगेट्स तक को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और एंगेज करता है, यानी कि उन पर हमला करता है। गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस, यानी कि छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है और उसको अपनी तरफ गाइड करके उसको अटैक कर देता है। समझ में आ गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना आपकी, एक इंडिया में बना हुआ मिसाइल सिस्टम है जो स्पेशली आपका स्वॉर्म ड्रोन से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये नाम आप लोग याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप प्रलय मिसाइल एंड पिनाका रॉकेट, अब ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, तो ये जो है ना टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय एंड लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट, ये ना रिपब्लिक डे परेड में इनको दिखाया जाएगा, तो उसका पार्ट रहेंगे, इस वजह से न्यूज़ में है ये। तो पहले प्रलय मिसाइल के बारे में समझते हैं। तो ये जो है ना आपका सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती है जो आपका पहले ऐसे हवा में जाएंगी, फिर नीचे ग्रेविटी की तरफ आके अपने टारगेट पे अटैक करेंगी। समझ में आ गया। तो इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, यानी कि DRDO ने डेवलप किया है, यानी कि ये इंडिया में बनाया गया है। समझ में आ गया। इस मिसाइल की जो रेंज है ना 150 से 500 किलोमीटर्स तक है और इसको एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, जिसमें एकदम लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, यानी ये अपने टारगेट्स को बहुत एक्यूरेटली हिट कर सकती हैं। समझ में आ गया। इसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसके बारे में समझते हैं, सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम है, यानी कि दूर तक मार करने वाला एक बहुत बड़ा हथियार है जो रॉकेट्स लॉन्च करता है। तो ये आपका 75 किलोमीटर्स तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसको भी DRDO ने डेवलप किया है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो पे लोड यानी कि कितना सामान ले जा सकते हो, फायर पावर कितनी ताकत से मारा जा सकता है और रेंज के हिसाब से अलग अलग है। तो मल्टी बैरल का मतलब है इसका एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स लोड किए जा सकते हैं इस पर और जल्दी जल्दी फायर किए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका प्रलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज
रेंज की पावरफुल मिसाइल है जो आपका सरफेस टू सरफेस पे काम करता है, और पिनाका रॉकेट जो है सिस्टम दूर तक बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर सकता है। तो ये आपका लॉन्च करने वाला वो है व्हीकल है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूरोड्रोन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि रिमोट से उड़ने वाला कुछ है ये, ठीक है। तो ये बिना पायलट वाला प्लेन है जिसमें आपके 2 इंजन्स लगते हैं और जो बहुत देर तक मीडियम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इसको आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन इन्होंने मिलकर ये बना रहे हैं। और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी कि जानकारी इकट्ठा करना, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और क्या कहते हैं, इन सब कामों के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाएगा। लंबे लंबे मिशंस के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें मैरीटाइम सर्विलेंस भी शामिल है। तो इंडिया अभी इस प्रोजेक्ट को एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह देख रहा है, अभी इसका पार्ट नहीं बना है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। इसके बाद है हमारे संजय सिस्टम। तो अभी रिसेंटली संजय ना एक ये एडवांस बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है। ये एक इनिशिएटिव है, ये मिलकर डेवलप किया गया है ताकि इंडियन आर्मी की सर्वेलेंस और कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ये सिस्टम आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए बैटलफील्ड की एक यूनिफाइड सर्वेलेंस पिक्चर बनाता है जो ज़मीन और हवा में लगा सेंसर से डेटा को सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं जिससे हमारे वॉर्स के दौरान पूरी और क्लियर जानकारी हम लोगों को मिल सके। समझ में आ गया। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ना अगर आपने पहले साल के पेपर उठा के देखे हैं ना तो आपको पता चलेगा कि ये आता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ होती है, कौन से, अगर किसी कंट्री के बीच में होती है तो उनका नाम आ जाता है। साथ ही आप लोगों ने जितने भी मिसाइल और ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, ये आपका सारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये प्री के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट न्यूज़ रह गया, इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सूर्य किरण। तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच हर साल होने वाली एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए। एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में, और ये 18 बैटलियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। समझ में आ गया, ये पता होना चाहिए सूर्य किरण किस किस कंट्री के बीच में होता है। देन है हमारे पास लापराउस, इसका नाम से आपको पता लग रहा होगा, इंग्लिश नेम नहीं है ये, फ्रेंच नेम है ये। तो इंडिया के साथ साथ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था लापराउस में। ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ होस्टेड बाय फ्रांस इसको होस्ट करता है, और स्ट्रैटेजिक स्टेट्स टू मलक्का, सुंडा, लॉम्बोक, तो ये सारा उसमें हुआ था, ये तीनों रीजन में ये हुआ था एक्सरसाइज जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। क्लियर है ये चीज़। इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज़ आपकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है, और ये ना बहुत यूनिक है, मुझे लग रहा है इस बार सुनने में आ रहा है। तो इस वजह मैंने इससे पहले इसको किसी पेपर में नहीं देखा है, नाम भी नहीं सुना है मैंने, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लेना। अब इसका एम क्या था, इसका वो क्या था, तो इसका एम है कॉमन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करना। ये मैरीटाइम सर्वेलेंस, मैरीटाइम ऑपरेशंस और भी जो भी हैं उन चीज़ से रिलेटेड उनके फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ाएगा मैरीटाइम फील्ड में। क्लियर है ये चीज़। तो बस ये इसी वजह से ये न्यूज़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन समझ में आया हो। डाउट है तो डू लेट मी नो। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको विजन IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।